अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद और मैं हूँ मारिया नसीर। मैं हूँ अली डार और मैं हूँ आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में बहुत सी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं और सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइफर केस, जिसकी तफसीलात अली बता रहे हैं। बिल्कुल, साइफर केस में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जहाँ आपके साथ शेयर करने के लिए। चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार पाए हैं, साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी ये आगे उनको सज़ा दी जाए, इस हवाले से वो क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे, क्या उनके पास रिलीफ के ऑप्शन मौजूद हैं और आज़म खान के बयानात की रोशनी में तमाम तर मामला किस तरफ जा रहा है, आपको एक्सप्लेन करेंगे इस हवाले से आज। और इसके अलावा क्रिकेट पे हमने बात करनी है। कल जो पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच था न्यूजीलैंड के साथ, पाकिस्तान वो वार्म अप मैच तो हार गया है। उसमें मजीद आगे क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, और दोनों हमने डिस्कस करनी है चीज़ें कि बैटिंग लाइन में हमारी कहाँ खामियां थी और बॉलिंग लाइन में हमारी कहाँ खामियां थी। ऐसे ये तो खेल के मैदान से खबरें हैं और फिर सियासत के मैदान से भी खबरें हैं और साथ ही साथ सेहत के मैदान से भी खबरें हैं कि जो आशुबेश चश्म जो है बीमारी है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान भी है। तो ये खुशआइन खबर होगी हम सब के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइफर केस की कि साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में कसूरवार करार FIA ने चलान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया है। FIA ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी। असद उमर FIA की मुल्ज़मान के लिस्ट में शामिल नहीं हैं। साइफर केस में बड़ी पेशरफ, FIA ने खुसूसी अदालत में चालान जमा करवा दिया। FIA की तरफ से चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार देते हुए सजा देने की इस्तदा की गई है। चालान में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी जो उन्होंने वापस नहीं की। 27 मार्च को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की तकारीर का ट्रांसक्रिप्ट चालान के साथ मुंसलिक है। जराये के मुताबिक वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ अदालत में जमा करवाया गया है। FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत में जमा करा दी है। इनमें साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल न्याज तिरमिजी और सुहेल महमूद भी शामिल हैं। 27 गवाहों के 161 के बयानात कलमबंद करके चालान के साथ लगाए गए हैं। जराये के मुताबिक FIA ने साबिक विफाकी वजीर असद उमर को मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। तो ये बहुत ही कहा मामला है साइफर के हवाले से कि FIA ने साइफर केस में चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में पेश किया है, जिसके बाद ये कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार हैं। पहले इस पर तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ आदिल सईद अब्बासी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ इस फैसले के हवाले से। आदिल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज जुल्करनैन ने गुज़िश्ता समाअत जो थी साइफर केस की, उस समाअत में कहा था FIA को कि आइंदा समाअत से पहले जो है वो चालान पेश किया जाए और आज चालान जो है जमा करवा दिया गया है। FIA साइफर केस चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी इस चालान के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में कसूरवार करार दिए गए हैं। FIA की चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की गई है। जराये के मुताबिक FIA की मुल्ज़िमान के लिस्ट में शामिल नहीं है। के मुताबिक साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जो है वो FIA के मजबूत गवाह बन चुके हैं। आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर अपने पास रखा, स्टेट सीक्रेट का इस्तेमाल किया, ये चालान में आ गया। जराये के मुताबिक कहा गया वापस नहीं की। ठीक है, आदिल सईद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं ज्वाइन किया हाफिज़ एहसान ने, माहिर कानून है, उनसे बात करते हैं साइफर मामले के हवाले से। हाफिज़ एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये मामला आपके सामने है, साइफर केस का बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि FIA ने साइफर केस में जो चालान है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में जमा करवा दिया है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जिम्मेदार ठहराया गया है, कसूरवार ठहराया गया है और साथ में सज़ा देने की भी इस्तदा उन्होंने की है। पहले तो ये कहिएगा, क्या समझते हैं आप कि उनको सज़ा हो सकती है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इस सारे केस के 3 बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज है। एक इसका इंपॉर्टेंट एरिया ये है कि अंडर द प्राइम मिनिस्टर ओथ जो है वो कोई भी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इस चीज का पाबंद होता है, जो शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है
कि जो भी चीज उसके इल्म में लाई जाए और वो ऐसी चीज हो जो कानून उसको इजाजत न देता हो तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसी तरह पाकिस्तान के जितने सिविल सर्वेंट्स हैं या पब्लिक सर्वेंट्स हैं या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के अंदर लोग होते हैं, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर डिक्लेरेशन होते हैं कि कोई भी चीज जो ऐसी जो इनके इल्म के अंदर लाई जाए जिसको कानून इजाजत न देता हो और वो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड हो तो उसके ऊपर अगर वो कोई इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं तो उसके अंदर लॉ और एक कॉन्सिक्वेंस रहता है। और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर सेक्शन 5 है और सेक्शन 9 है, जिसके अंदर सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर आपके इल्म में कोई चीज लाई गई और आपने उस इंफॉर्मेशन को किसी और जगह पास ऑन किया तो आप पे सेक्शन 5 लगेगा। और सेक्शन 9 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये कहता है कि आपके इल्म में जो चीज आई आपने उसको डिसएमिनेट किया, यानी एक से ज्यादा लोगों तक आपने पहुंचाया। उसके अंदर जो कानून में सजा तजवीज की गई है वो की गई है 2 से लेकर 14 साल तक, जो हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का चार्ज आया है। और इसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि जिन्होंने डिप्लोमेटिक केबल भिजवाई थी, असद मजीद जो उस वक्त आउट गोइंग हमारे एम्बेसडर थे, जिनके घर के अंदर लंच के ऊपर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे अमेरिका के, उन्होंने एक बात उनसे कही, वो बात पाकिस्तान के अंदर जब पहुंची और उसके ऊपर आपको पता है कि फिर एक 27 की मीटिंग भी हुई जो पब्लिक मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर हुई और उसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक लेटर को वेव किया और कहा कि जी ये है वो लेटर कि जिससे मेरी गवर्नमेंट का रिजीम चेंज किया जा रहा है या टॉपल डाउन किया जा रहा है। तो असद मजीद साहब भी इस केस के अंदर 161 की स्टेटमेंट लेके आए हैं। दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट था वो था इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा किसी फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बॉस के खिलाफ एक स्टेटमेंट, एक नहीं 2 दी है। एक उन्होंने 161 की स्टेटमेंट दी है और दूसरी उन्होंने 164 की स्टेटमेंट दी है जो CRPC है। और उनके अंदर उन्होंने ये कहा गया है कि हमारी एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि हम इसको यूज करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो जो साइफर था वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास हमने दे दिया था और वो मुझे वापस नहीं आया। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं और प्राइम मिनिस्टर की पब्लिक अपीयरेंस है या फॉर्मर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी जो पब्लिक अपीयरेंसेस हैं और साथ उस दौर का जो फॉरेन सेक्रेटरी थे सुहेल महमूद, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर उन स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस जो है वो FIA ने जमा करवाया है। एहसान साहब आपने खुद ही जिक्र कर दिया, मैं आपसे ये सवाल करने वाला था कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बहुत करीब थे वो, साबिक चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म के साथ बहुत उनके गहरे ताल्लुकात थे, तो उनका 161 और 164 का जो बयान है जो चालान के साथ अब मुंसलिक किया जा चुका है, कितना इम्पोर्टेंट है ये, और क्या ये खुद भी इसकी पकड़ में आ सकते हैं या ये बस ये वादा माफ गवाह बनकर या बयान इनका साथ मुंसलिक हो गया और ये बरी जिम्मा हो गए? बुनियादी तौर पे तो ये है कि 161 की जो स्टेटमेंट है वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको रिकॉर्ड करता है और उसके नीचे आपका सिग्नेचर्स होना जरूरी नहीं होते, और उसको अगर आप ट्रायल के अंदर एज ए विटनेस के तौर पे पेश किया जाए तो सिर्फ आप उसकी कॉन्ट्राडिक्शन पे बात कर सकते हैं। लेकिन 164 की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्रिमिनल ट्रायल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आप उसकी कॉन्ट्राडिक्शन के साथ साथ उसकी corroborative स्टेटमेंट भी पढ़ी जाती है किसी दूसरे शख्स के खिलाफ जो उसका की अक्यूज्ड हो। और जो 164 की स्टेटमेंट है वो टोटली डिपेंड करती है सेक्शन 364 जो CRPC का है कि उसके अंदर मैजिस्ट्रेट उसको लेता है, बाकायदा उसके अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि आपने अंडर ड्यूरेस या अंडर कंपल्शन तो स्टेटमेंट नहीं दी। और उसके बाद ये जब सारी चीजें एहसान साहब लास्ट क्वेश्चन वन लाइनर आंसर, एहसान साहब वन लाइनर में इसका आंसर दे दीजिएगा, क्या समझते हैं सजा हो सकती है या कोई लीगल ऐसा उनके पास रिलीफ होगा, ऑप्शन होगा? फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन प्राइमा फेसाई जो चीजें सामने आई हैं उससे मुझे लगता ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा इन सारी स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करना और अपना जो उनका जवाब है उस चीज से किस तरह वो निकलते हैं कि मैंने सेक्शन 5 और सेक्शन 9 की वायलेशन नहीं की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ठीक है, 9 मई वाकयात में भी वो हमें इमरान खान साहब जिम्मेदार करार नजर आ रहे हैं, उसके अंदर भी कहा गया है। इसके अलावा FIA ने साइफर केस में भी उनको जिम्मेदार करार दिया। बहुत शुक्रिया आपके वकील। ये मामला साइफर का है क्या, ये हसास नौइयत के मरासले को कैसे लिखा जाता है, साइफर में कौन सी जुबान इस्तेमाल की जाती है, आपको पहले वो तमाम तफसीलात दिखा देते हैं।
साइफर एक कोड लैंग्वेज है जिसमें सिफारती पैगामात को खुफिया अंदाज में तहरीर किया जाता है। साइफर कोडिंग को हर मुल्क पैगाम की हसासियत के तहत इस्तेमाल करता है ताकि दो ममालिक के दरमियान गुफ्तगू का किसी तीसरे फरीक को इल्म ना हो। साइफर का इस्तेमाल करते हुए एक मुल्क का दूसरे को पैगाम भेजना या खत्तो किताबत करना एक मामूल की कार्रवाई है जिसे कमोबेश आज भी अक्सर ममालिक इस्तेमाल करते हैं। साइफर एक खुफिया दस्तावेज होती है और सिफारती आदाब के पेश नजर इस खत्तो किताबत का गैर मुताल्लिका अफराद तक पहुँचना या इसे उनके सामने अफशा करना दोस्त ममालिक के नजदीक सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी तस्वुर होता है। साइफर की तहकीकात में कब क्या हुआ? चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी असद उमर के खिलाफ इंक्वायरी हुई। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब किया। चेयरमैन पीटीआई एफआईए की मुश्तरका इंक्वायरी टीम के सामने पेश भी हुए। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ इंक्वायरी हुई थी, जबकि एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को तलब भी किया था। ये आपको बता दें कि साइफर की तहकीकात में कब क्या कुछ हुआ था। एफआईए की मुश्तरका इंक्वायरी टीम के सामने पेश हुए थे चेयरमैन पीटीआई। एफआईए की इंक्वायरी टीम ने 2 घंटे तक पूछगछ भी की थी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को 14 जुलाई को तलब किया गया था, जबकि 19 अगस्त को शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अगस्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत कायम हुई और 14 सितंबर को असद उमर की जमानत मंजूर हो गई। साइफर की तहकीकात में कब क्या हुआ है वो आपको बता रहे हैं कि अब तक की साइफर की तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है। असद उमर की ज़मानत 14 सितंबर को मंजूर हुई थी और शाह महमूद कुरैशी को भी इसी केस में गिरफ्तार किया गया था। अब तक जो 3 अहम नाम इस केस में सामने आए हैं वो नाम असद उमर का है, शाह महमूद कुरैशी का है और चेयरमैन पीटीआई का नाम है। और जबकि उस वक्त की जो काबीना में लोग शामिल थे उनमें से भी कुछ नाम सामने आ रहे थे कि काबीना के जो मेंबरान हैं उन्हें एतमाद में लिया गया था या नहीं। आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, आगे एक और अहम खबर है कि मुल्की मईशत को बहाल करने का अज़्म है। सियासी और अस्करी क़यादत सरगर्म है। SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर को फिर तलब कर लिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। तापी गैस पाइपलाइन मनसूबे पर मुमकिना माहिदे पर गौर होगा। साथ ही साथ बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम पर शुरका को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बिल्कुल, तमाम तर इदारे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले भी SIFC का इजलास हुआ, उसमें मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सिद्दीक साजिद, क्या तफसीलात हैं इस SIFC के इजलास से मुतालिक? जी, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के हवाले से जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है SIFC, ये एक कलीदी किरदार अदा कर रही है और ये सियासी और अस्करी क़यादत का अहम तरीन फोरम है। इसकी एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास 2 अक्टूबर को फिर तलब किया गया है और इस इजलास की अहमियत इस वजह से भी बहुत ज्यादा है कि इसमें 2 बड़े बुनियादी फैसले होने जा रहे हैं। एक तो जो अवाम को रिलीफ देने के हवाले से और जो अशिया खुर्दोरोश है उनकी कीमतों में इस्तेहकाम, बल्कि जखीरा अंदोजी और महंगाई में कमी के लिए जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम है उसकी बहाली से मुतल्लिक फैसला होगा। दूसरा जो अफगान मुहाजिरीन की वापसी है उससे मुतल्लिक भी जो शेड्यूल है उसको भी हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी और इस बारे में एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाएगी। 45 नुकाती एजेंडा जो है वो इस एपेक्स कमेटी के इजलास में ज़ेरे बहस आएगा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इसमें शिरकत करेंगे। 13 वजारतों के जो हुकाम हैं उनको इस इजलास में जो है वो शिरकत की दावत दी गई है कि वो अपनी अपनी वजारतों से मुतल्लिक जो है ब्रीफिंग दें और उनको जो अहदाफ गुज़श्ता इजलास में दिए गए थे उन पर कितना अमल दरामद हुआ है इस हवाले से भी उनसे रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। फिर एक अहम इशू है रेकोडेक मनसूबा, उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है और आगे उसको किस तरफ लेकर जाना है वो जरूरी है। फिर पाकिस्तान और 4 मुल्कों के दरमियान जो गैस पाइपलाइन मनसूबा है जिसमें पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान शामिल है, टापी गैस पाइपलाइन जिसको कहा जाता है, उसके हवाले से भी गौर होगा। फिर सऊदी अरब और अरामको कंपनी, सऊदी अरब की अरामको कंपनी और PSO के दरमियान गैस और तेल की खरीदारी के ऊपर भी गौर होगा। इस सिलसिले में अरामको कंपनी जो है उन्होंने खुद दिलचस्पी का इजहार किया है। आपको मालूम है कि आगे सर्दियां आ रही हैं तो गैस की किल्लत होगी, तो फिर मुल्क में जो गैस की पैदावार कितनी है और कितनी किल्लत होगी इस बारे में। सिद्दीक साजिद, आपने जिस तरह बताया कि 45 एजेंडे हैं और उनमें से टॉप के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडे कौन से हैं जिन पर बर वक्त अमल की जरूरत है, अमल दरामद की जरूरत है? जी, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा जिस तरह मैंने आपको बताया कि मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली है। अगर वो निज़ाम बहाल हो जाता है तो फिर जो मजिस्ट्रेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में वो उनको इख्तियार मिल जाएगा कि वो जो अशिया खुर्दोनोश है उनकी जो कीमतें होती हैं मार्केट के मुताबिक वही कीमतें जो वो दुकानदार वसूल करें। अगर वो नहीं करते तो मौका पर जाकर वो जुर्माने कर सकते हैं। ये जब बिजली और मुकामी हुकूमतें होती थी तो उस वक्त तो इस निज़ाम चलता था, लेकिन उसके बाद ये खत्म हो गया।
तो ये इससे आवाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है अगर ये आवाम को रिलीफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल, ये कितनी अहमियत की हामिल है ये जो कमेटी, एपेक्स कमेटी के जो इजलास हो रहे हैं SIFC के, और अब दोबारा 2 अक्टूबर को एक और इजलास भी तलब कर लिया गया है। बहुत अरसे बाद हमने ये देखा है कि सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठे हैं मुल्क की बहाली के लिए, मुल्क के जो मसाइल हैं उनको ठीक करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी अहमियत की हामिल है, और जो गुज़श्ता इजलास हुए हैं उसके समरात कब तक नजर आएंगे? देखिए, ये बड़ी एक अच्छी बात है। पाकिस्तान का जो इस वक्त एक ही सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, और इस वक्त जो अस्करी क़यादत और जो इस समय निगरान सेटअप मौजूद है उसकी प्रायोरिटी है कि जो इकॉनमी है उसको ठीक किया जाए। नंबर 1 पे जो हमने देखा कि जो फैसला हुआ था जो डॉलर स्मगलिंग के हवाले से या डॉलर की जो ख़रीदो फरोख्त हो रही थी ज़्यादा पैसों पर, उसके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ उसका नताइज तो हमें मिलने शुरू हुए। डॉलर बड़ी तेज़ी के साथ उसकी जो वो नीचे आया और रुपए की प्राइस ऊपर गई है। दूसरे नंबर पे जो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हो रहा था, क्योंकि हमारा जो है एक बिजली का प्रॉब्लम चला आ रहा था कि लोगों के बिल ज़्यादा हो रहे थे, उसके ऊपर जो एक ऑपरेशन है वो भी बड़ी कामयाबी के साथ जारी है, और अब तक काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन हो चुका है। अब ये जो इजलास 2 अक्टूबर को होने जा रहा है, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो है अफ़गान, जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कुछ 40 लाख के करीब अफ़गान जो है वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनके इनखला का मसला है। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो वीज़े का इशू है, वीज़े के बावजूद लोग वहाँ से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वीज़ा बग़ैर वीज़े के जो है वो यहाँ स्टे करते हैं, जो हमारी इकॉनमी के ऊपर जो है सबसे बड़ा बर्डन है। 40 लाख अफराद अगर आपकी मईशत के ऊपर बोझ बन के बैठे हैं तो हमें सोचना चाहिए था। तो यही जो उसकी वजह से ही एक वजारत दाखिला में एक जो है वो अफ़गान पॉलिसी बनाई गई है वीज़ाओं के हवाले से, और जितने गैर कानूनी अफ़गान यहाँ पे रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको वार्निंग दी जा रही है, उनका पूरा बायोडाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें नादरा के जिम्मे भी बहुत सारे जो है वो असाइनमेंट्स लगने वाले हैं, जिसके बाद कोशिश बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अभी एजेंडे में भी शामिल है जो 2 अक्टूबर को इजलास होगा उसके एजेंडे में, लेकिन अफगान मुहाजिरीन का मामला अब का नहीं है, ये बहुत देरीना मसला है, बहुत अरसे से चला रहा है, और अब तो उनकी पूरी पूरी फैमिलीज यहाँ पर आबाद हैं। इवन यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन ही हैं जो एज अ मुहाजिर यहाँ पर आए थे और अब उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीद ली हैं। तो किस तरह से टैकल किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या पूरी पूरी फैमिलीज जो यहाँ पर है उनको भी भिजवा दिया जाएगा? देखिए, एक तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक तो ये है कि जो यहाँ पे ये नस्ल दर नस्ल यानी कि तीसरी नस्ल 80 से लेकर अब तक तीसरी नस्ल जो है वो पाकिस्तान में अफगान मौजूद हैं, वो तो जो यहाँ पे शहरियत हासिल कर चुके हैं उनके हवाले से पॉलिसी मुख्तलिफ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ के शहरी नहीं हैं, वो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आते हैं, कारोबार करते हैं और वापस अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। वो वीज़ा लेके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और फिर वो वीज़े की खिलाफ करते हैं। कई साल से ऐसे अफगान पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और बाकी मामला चला रहे हैं। बिल्कुल आदिल, और इवन उनके जाली आईडी कार्ड भी उनके पास होते हैं, बगैर किसी वीजे के आते हैं तारों के नीचे से गुजर कर, और जिस तरह से उनके पास पाकिस्तान के आईडी कार्ड भी होते हैं, अपनी वो शनाख्त प्रॉपर बताते हैं। तो 2 अक्टूबर को ये अहम इजलास होगा जिसका एजेंडा होगा अफगान मुहाजिरीन की वापसी। हमारे डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद आदिल, बहुत शुक्रिया अब तक के लिए आपका। तो बाली, ये बहुत अहम मामला है और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अफगान मुहाजिरीन का मामला अब से नहीं है, बहुत सालों पुराना मामला है, हमें अब जरूरत महसूस क्यों हुई है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। देखिए, जब एक ग्रैंड कह लें ऑपरेशन चल रहा है, क्रैकडाउन चल रहा है, सारी चीज़ें उसमें कंसिडर की जा रही है जिनसे अब हमें उनको ब्रेक लगाना है। उसमें अफगान मुहाजिरीन की वापसी का मामला और अरेस्ट जो किए जा रहे हैं यहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से आबाद हैं अफगान पनागुज़ीन, तो उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडे हैं जो कि इसमें शामिल हैं। और आगे एक और खबर है कि निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को पहला रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल 15 रुपये फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की सूरत में कीमतों में ज़्यादा कमी का इम्कान नहीं। हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपये फी लीटर लेवी वसूल कर रही है। डीजल पर फी लीटर 50 रुपये लेवी टैक्स वसूल किया जा रहा है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत ख़ज़ाना की मुशावरत से करेंगे। तो अब ये देखना है कि कितना ये कवी इम्कान है कि पेट्रोल जो है वो कम होता है, उसकी प्राइसेस कम होती हैं या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
कुछ बात करें डॉलर की तो मार्केट में डॉलर में कमी अब रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 2 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर में 7 रुपये की कमी अब हो चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी जानिब रवा हफ्ते स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा है। 100 इंडेक्स में 189 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 46,232 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। मजीद बहुत सी खबरें शामिल करेंगे पाकिस्तान लाइव में। तो इस वक्त हमारे माशरे में शिद्दत पसंदी का रुझान जारी है। निजी टीवी पर सेनेटर अफनानुल्लाह और पीटीआई वकील शेर अफजल मरवत का ये झगड़ा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने इंदिराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त एसएसपी इस्लामाबाद के नाम लिखी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शेर अफजल मरवत ने टीवी प्रोग्राम में मुझे मारा पीटा, मुझे थप्पड़ मारे गए, नीम बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा, मुझे अपने जख्मों का इलाज करवाना पड़ा, मेरे सर पर भी चोटें आई हैं। एक मौजूदा सेनेटर को तशद्दुद का निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि मेरी दरख्वास्त पर इंक्वायरी और एफआईआर भी दर्ज की जाए। दरख्वास्त में एसएसपी इस्लामाबाद के नाम ही दरख्वास्त लिखी गई है। शेर अफजल मरवत ने टीवी प्रोग्राम में मुझे मारा पीटा है, मुझे थप्पड़ मारे गए हैं, नीम बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। निजी टीवी पर सेनेटर अफनानुल्लाह और पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत के दरमियान ये लड़ाई का ये मामला था। इसी में मज़ीद डिटेल्स भी ले लेते हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं। सिद्दीक साहब, आपको यकीनन ये मामले का इल्म होगा, हकाइक क्या हैं, जो ज़मीनी हकाइक हैं, किसने किसको मारा और जो दरख्वास्त दी गई है उसमें जो बातें की गई हैं क्या वो हकीकत पर मबनी है? देखिए जी, किसने किसको मारा वो तो आपने और हम सब ने मिलकर स्क्रीन पे देख ही लिया था कि जो भी मनाजर पेश आए थे वो सारे के सारे महफूज हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और टीवी चैनल पे भी चल चुके हैं। लेकिन चूँकि अफनानुल्लाह सेनेट के रुकन हैं, उन्होंने बतौर सेनेटर जो है वो एक दरख्वास्त एसएसपी इस्लामाबाद को दी है, जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई के जो वकील है शेर अफजल मरवत, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की इंक्वायरी का जो है वो मुतालबा किया है। अब लेटेस्ट उसमें यह है कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, अलबत्ता एसएसपी ने इसको जो है वो मार्क करके मुतलका जो थाना है पारा थाना वहाँ पे भिजवा दिया। पुलिस के जो राय है उनका कहना है कि अभी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे खुद, और वो जो फुटेज है वो मुतलका जो निजी टीवी चैनल है उसके जो प्रोग्राम के जो मेज़बान है उनसे वो मांगी जाएगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कसूर किसका था, किसने किसको मारा। क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाए हैं अफनानुल्लाह ने इस दरख्वास्त में वो बड़े संगीन हैं कि उनको मारा पीटा गया, थप्पड़ मारे गया, फिर उनको नीचे गिरा दिया गया और वो नीम बेहोश हो गए थे और फिर जो उनके जो जख्मों का जो इलाज किया गया और उसके बाद उनके पास मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, उनके सर के ऊपर भी जख्म लगे हैं, ये दावा उन्होंने किया है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये बतौर सेनेटर मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, ये नाकाबिले कबूल है। तभी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है, शुरू कर दी उन्होंने। एफआईआर उन्होंने दर्ज नहीं की क्योंकि एक अहम मामला है, तो जब इसकी इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर ये देखा जाएगा, लेकिन फुटेज जो है वो देखकर फैसला होगा कि किसने जो है वो किसको मारा है। तो वो बादी नज़र में जो फुटेज में चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुआ नजर आए थे, लेकिन जब वो नीचे दोनों गिरे हैं तो उस वक्त जो है वो ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्होंने उनको मारा है, वो कह रहे हैं इन्होंने मुझे मारा है। सिद्दीक साहब यही चीज़ आपसे पूछनी है। अभी आयशा ने आपसे पूछा ज़मीनी हकाइक के हवाले से, तो थोड़ा सा ज़रा ज़मीनी हकाइक के हवाले से बताएं कि हमने तो देख लिया टीवी चैनल्स पर जो मनाजिर आए उसमें नज़र आ रहा है मरवत साहब ने हमला किया अफनान साहब पर, तो ज़मीनी हकाइक जब वो नीचे गिर गए टेबल से और वो नज़र नहीं आए उसके बाद क्या हुआ, आपके पास क्या मालूमात हैं? वही ज़मीनी हकायक जो है ना वो पुलिस सामने लेकर आएगी। अब ज़ाहिर है वहाँ तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, उन्हीं ज़मीनी हकायक को जो है वो फुटेज से पता चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कैमरे लगे होते हैं स्टूडियो में, आप ही बैठे हुए हर जगह पे वो फोकस हो रहा होता है। लेकिन वो स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखाई गई वो उसमें वो वाले नहीं कि जब दोनों नीचे गिरे हैं तो वहाँ पे जो क्या मुनाजर थे, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और पुलिस ही इन ज़मीनी हकायक को मंजरेआम पर। ठीक है सिद्दीक साजिद, आपने अहम तफसीलात से हमें आगाह किया, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अली वो कहते हैं ना कि खबरदार कैमरे की आंख देख रही है, तो अब जो है कैमरे की आंख ने वो तमाम मंजर जो है वो अपने अंदर रख लिया, अगर अब जब तफ्तीश होगी तो फिर सारा मामला जैसे अफसोस की बात है, अदब बर्दाश्त बहुत ज्यादा और नहीं। और ये ब्रेक में ये मामला पेश आया है, तो एक तो जो जिन्होंने वीडियोस लीक की है उनको चाहिए कि वो जो टेबल के नीचे जो हुआ था उसकी भी एक और वीडियो जारी करें, उसकी प्रॉपर सीरीज होनी चाहिए। उस पर मुख्तलिफ कहानियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा ब्लैक बेल्ट हैं अफनान साहब, उन्होंने बाद में बड़ा वो अपना उसका रिएक्शन दिया, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था।
स्कूलों में छुट्टियां भी किसी काम नहीं आ सकी हैं। पंजाब में आशूबे चश्म की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 10,270 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रवा साल आशूबे चश्म के 3,94,795 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएं कि लाहौर में गुज़श्ता रोज़ आशूबे चश्म के 452 नए मरीज सामने आए हैं। रवा साल आशूबे चश्म के सबसे ज़्यादा मरीज बहावलपुर में रिकॉर्ड हुए हैं। पंजाब भर में गैर मियारी इंजेक्शन फरोख्त होने का भी इंकशाफ किया जा रहा है। हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल में एविस्टन इंजेक्शन लगाने वालों का जो रिकॉर्ड है वो सामने लिया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि स्कूलों में छुट्टियां जो है वो नाकाम दिखाई दे रही हैं। हमने देखा कि जुम्मे से इतवार तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था कि आशूबे चश्म के जो इसके केसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे, तो उस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि बच्चों को जो है वो छुट्टियां दी जाएंगी इतवार तक, ताकि इन केसेस को किसी हद तक कंट्रोल किया जाए। एक एहतियाती तदाबीर थी जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आशूबे चश्म के केसेस बारहा जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर केसेस की बात की जाए तो वो लाहौर में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आशूबे चश्म है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। पंजाब भर में गैर मियारी इंजेक्शन फरोख्त होने का इंकशाफ सामने आया है। हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल में एविस्टन इंजेक्शन लगवाने वालों की तफसीलात मांग ली हैं। वज़ीर सेहत जावेद अकरम कहते हैं कि इंजेक्शन स्कैंडल की मुकम्मल छानबीन कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अमले से भी तफ्तीश शुरू कर दी। एक सवाल के जवाब में कहा, एविस्टन इंजेक्शन 1 हफ्ते से आंख के लिए बंद है। गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद 73 हो गई। पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने मरकज़ी मुल्ज़मान को कोई आरफ वाले से, कोई कहीं और जगह से पकड़ लिया है, सब लाहौर के बाहर थे, और अपना उन्होंने दायरा इख्तियार बहुत बढ़ा दिया है, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स का स्टाफ, बहुत सारे डॉक्टर्स का स्टाफ, बहुत सारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता प्रोब किया जा रहा है। क्रिमिनल साइड पुलिस देख रही है। पुलिस ने के DIG लेवल किए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इनके, इमरान साहब। तो बाकी साइड है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, वो कमेटी देख रही है। एक चीज़ तो क्लियर है कि हमने इसका यूज़ उसी दिन से पिछले 1 हफ्ते से रोक दिया हुआ है। इस पर मज़ीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे शबीर हैदर से। शबीर, तफसीलात तलब की गई हैं, कब तक की डेडलाइन है? जी, पंजाब भर में गैर मियारी इंजेक्शन फरोख्त होने का इंकशाफ, जिस पर हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल में वैक्सीन इंजेक्शन लगवाने वालों की तफसीलात मांग ली है और इंजेक्शन स्कैंडल की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। और इसके साथ साथ वज़ीर सेहत निगरान जावेद अकरम का कहना है कि अस्पतालों के अमले से भी तफ्तीश शुरू कर दी है, और उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि 1 हफ्ते से आंख के लिए ये इंजेक्शन इसको बंद कर दिया गया है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो इस इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की जो तादाद है वो भी 73 हो गई है। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि इस इंजेक्शन पर तीसरी मीटिंग होने वाली है, और पुलिस ने जो मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके साथ मुल्ज़मान ने जो अपना दायरा कार बहुत बढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ को भी इसमें शामिल होने का इंकशाफ सामने आया है। इसमें उनका ये भी कहना था कि ये दवाई जो है वो कैंसर के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि आंखों के लिए। शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद। और एविस्टन इंजेक्शन जिससे हमने देखा है कि काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं, और उस हवाले से तहकीकात होने जा रही हैं और मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है। और कुछ मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा था कि 7 से 8 दिन में रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। कराची का रुख करें तो कराची में बच्चे भी आशूबे चश्म का शिकार हो रहे हैं। खसरा और डायरिया समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी पर तिबी माहिरीन कहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कराएं और हिफाजती इक़दाम को अपनाया जाए। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स बताएंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद, जो इस वक्त एक अस्पताल में मौजूद हैं। बिल्कुल, शहर कायद में आशूबे चश्म समेत बच्चों में मुख्तलिफ अमराज में इजाफा हो चुका है। ख़ासतौर पर डायरिया, उल्टी, मोशन और खसरा समेत दीगर बीमारियां भी बच्चों में रिपोर्ट हो रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस अस्पताल गार्डन में, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर सलमान मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, डॉक्टर काजी मोहम्मद सलमान साहब, आप बताइएगा कि क्या कहेंगे इस हवाले से कि बच्चों को जो बीमारी आ रही हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, क्या हिदायत करेंगे वालिदैन को, क्या खिलाएँ क्या पिलाएँ इस मौसम में? चूँकि आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और शहर में गंदगी की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां आम हो चुकी हैं, लिहाजा सबसे पहले हाइजीनिक कंडीशन का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हाथ धो के खिलाया पिलाया जाए, बॉयल पानी इस्तेमाल किया जाए, वैक्सीनेशन टाइम पे कराई जाए ताकि जानलेवा मूजी अमराज से बचाव मुमकिन हो सके, और बर वक्त इलाज करा के उसका
फौरी तौर पे जो है ना बच्चे को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके। क्या मैसेज देंगे, जैसे आशूब चश्म के पेशेंट भी दाखिल हो रहे हैं, बच्चे स्कूल ना जाएं, उनको हिदायत करेंगे वालिदैन को स्कूल ना भेजें, उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर कराएं? हाँ, जो आशूब चश्म के हवाले से तो ये है कि देखें, ये ऐसी लगने वाली बीमारी है जो टच करने से भी जो है ना आँख, मुतासिर आँख से दूसरे वाले इंसान को भी लग सकती है, और ये इसमें बच्चे बड़े बराबर ही इन्वॉल्व होते हैं। इसकी कोई वैक्सीनेशन तो नहीं है बहरहाल, लेकिन बच्चे की सफाई सुथराई का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन को भी चाहिए कि जो आशूब चश्म में मुब्तला हैं बच्चे, उनको स्कूल ना जाने दें, जबकि बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, उनको घरेलू एशिया इस्तेमाल कराएं, जबकि बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से इन्होंने ख़ास पैगाम दिया कि तमाम वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं ताकि इनके बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की अदायगियों से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स भी जान लेते हैं। नुमाइंदा PNN शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबीहा, बताइएगा ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की अदायगियों के मुतालिक अपीलों की क्या जो समाअत हुई है उसकी क्या तफसीलात हैं? ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबों की जो अदायगियों से मुतालिक अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो 4 अक्टूबर को जो है ये समाअत करेगा। इसी साथ ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल करने वाली कंपनियों ने जो अदम अदायगी पर अदालत से रजू किया था और गुज़िश्ता समाअत पर जो है अदालत की कायम करदा खसूसी कमेटी ने जो है अमल दरामद रिपोर्ट भी जो है उसमें जमा कराई थी। तो अब इसकी समाअत जो है वो 4 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है, जो कि 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। ठीक है शबिया, बहुत शुक्रिया आपका। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की अदायगियों से मुतालिक अपीलों पर समाअत हुई है। शबिया नकवी हमें डिटेल्स बता रही थी। बहुत सी खबरें इस ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील की शानदार कारकर्दगी ने क्रिकेट शायकीन के दिल जीत लिए। सोशल मीडिया पर तारीफों का तांता बन गया है। पाकिस्तान की जानिब से वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर टीम में शामिल किए जाने वाले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील ने जो खेल पेश किया उसे देखकर पाकिस्तानी शायकीन की टीम के मिडिल ऑर्डर से उम्मीदें वाबस्ता हो गईं। सऊद शकील की न्यूजीलैंड के खिलाफ 53 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 75 रन की इनिंग्स के बाद उनका नाम एक्स पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि वार्म अप मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद क्रिकेट शायकीन उनके मद्दाह हो गए और मद्दाहों ने अपनी जो पोस्ट हैं उनमें सऊद शकील को दिल खोल कर तारीफें की हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं चौधरी अशरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अशरफ, कल का जो मैच था पाकिस्तान टॉस जीत कर भी मैच हार गया, कहाँ कहाँ गलतियाँ की हमने? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो कप्तान बाबर आजम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद इस बात को तस्लीम किया कि उनसे जो गलतियां हुई हैं अगले मैच में नहीं होगा। एशिया कप में भी बाबर आजम ने कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी। एशिया कप में जब वो पाकिस्तान टीम बाहर हुई तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी कि जो हमसे गलतियां हुई हैं अगले मैच में नहीं होंगी। इससे दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम हर मैच में गलती करते हैं और अगले में कहते हैं कि इसमें नहीं दोहराया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है अब गलतियों की तो गुंजाइश है ही नहीं। ये वार्म अप मैचेस हैं, इसमें हमने अपने खिलाड़ियों को वहां पर बाकायदा तौर पर उन कंडीशन में इनको सेट करना है ताकि जो वर्ल्ड कप का बाकायदा तौर पर आगाज 6 तारीख को पाकिस्तान ने पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जब नीदरलैंड बड़े टीम जब बड़ा टूर्नामेंट शुरू होता है तो इब्तिदा में ही बड़ी टीमों को अपनी जो कामयाबियों का सिलसिला शुरू करना पड़ता है। अगर खुदा ना खास्ता वहां पर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई ऐसी चीज शिकस्त हो जाती है पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान के लिए अगले मैचेस में परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और तमाम टीमें पूरी तैयारी के साथ आई हैं। जहां तक पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच का तल्लुक है तो वार्म अप मैच से पहले ये वर्ल्ड कप से पहले जितनी सीरीज हो रही थी तो वनडे में क्रिकेट बोर्ड पर 400 रन के करीब रन बनाए जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का आगाज ही इतना स्लो था। जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो पहले 15 ओवर्स में पाकिस्तान ने 3 की एवरेज से स्कोर किए, तो उससे दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान बड़ा। चौधरी साहब साथ ही रहिएगा, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, आयशा बात कर रही हूँ। अजहर साहब, कल का मैच था, पाकिस्तान ने टॉस जीता, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमारे बैटर्स ने थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दिखाई, अच्छा स्कोर बोर्ड उन्होंने सेट किया, लेकिन हमारे बॉलर्स ने कल उस तरह से जिम्मेदारी नहीं ली, बॉलिंग अटैक बहुत वीक नजर आया। इसके अलावा कहाँ कहाँ गलतियां की हमने और आपको क्या लगता है कि हमें किस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है? देखें जी, 350 रन 45 रन जो थे ना, ये इंडिया में जैसी कंडीशंस हैं और बैटिंग के लिए साजगार है, ये एक पार स्कोर नजर आ रहा है।
अभी देखें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज में इंडिया ने 399 किए थे। तो मेरे ख्याल में बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और हमारी बॉलिंग जो है ना उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमारे पास तेज बॉलरों में विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है, स्पिनर्स जो है वो भी नहीं अच्छी तरह बॉलिंग कर रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 36 के 37 बॉल पहले न्यूजीलैंड ने ये रन जो थे ये हासिल कर लिए। तो मेरा अपना जो ख्याल है, जो अंदाजा है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसको राइट फ्रॉम द बिगनिंग पहले 10 ओवरों में बहुत उम्दा तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप 10 ओवरों में 70-80 रन नहीं करते तो इसके बाद ये है कि आपके पास ऑप्शंस। अजहर खान साहब, शादाब को नहीं खिलाया गया, शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाया गया, आप समझते हैं कि ये सही फैसला था उनको नहीं खिलाया जाना? बिकॉज उनका खेलना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा बहुत इन्हिसार होता है उन पर, बेसिकली शाहीन पर, तो उन्हें भी तो कंडीशंस से फेमिलियर होना होगा ना। आप समझते हैं ये डिसीजन सही था? नहीं, मेरे ख्याल वार्म अप गेम्स में ऑब्वियसली जो शादाब को ना खिलाना समथिंग वेरी जो है ना मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि शादाब स्ट्रगल कर रहे थे, फखर जमान भी स्ट्रगल कर रहे थे। इन दोनों को जब नहीं खिलाया ना तो आई डोंट थिंक सो कि ये पाकिस्तान टीम के लिए ये एक बेहतर स्ट्रेटजी थी। और शाहीन शाह अफरीदी का जहाँ तक आपने बात की, कुछ सोचे कि वो पाकिस्तान के एस बॉलर हैं, पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त बॉलर हैं और उनको जितना रेस्ट चाहिए उसको भी टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। और मेरा अपना यह ख्याल है कि शादाब को खेलना चाहिए था ताकि वो 10 ओवर करते और उनको पता चलता कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा अजहर खान साहब, जिस तरह से अब हम पर तनकीद भी हो रही है कि आप इस तरह की बॉलिंग अटैक के साथ, इस तरह की फील्डिंग के साथ, एंड सॉरी टू से जिस तरह की पुअर स्पिनिंग हमारी है, स्पिनर्स को ना खेल पाते हैं, स्पिनिंग अटैक उस तरह का भी नहीं है, तो आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में इस तरह का आपका होमवर्क हो तो आप वर्ल्ड कप में अच्छी टीमों का मुकाबला किस तरह से करेंगे? नहीं देखिए, मैं मुश्किल यही है जी कि अब जितने भी वर्ल्ड कप देखें, इंडिया की कंडीशन टोटली डिफरेंट है श्रीलंका से। यहाँ पर जो बॉलर है वो बिल्कुल उनके बचने का कोई चांस नहीं होता जब तक उनमें वेरिएशन ना हो। जब तक आप देखें कि दुनिया की जितने भी स्पिनर्स हैं वो एक डिफरेंट किस्म की बॉलिंग करते हैं। तबरेज शम्सी हैं, वो चाइनामैन करते हैं। अजहर साहब, हमारा फास्ट बॉलर पर बहुत ज्यादा इन्हिसार है, ये भी एक वजह हो सकती है आपको लगता है हारने की? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि वहाँ की कंडीशन जो है इतनी कंड्यूसिव नहीं है फास्ट बॉलिंग के लिए। और फास्ट बॉलर्स को देखें आप, बहुत मार पड़ती है। नया गेंद ठीक है, अच्छा किया हसन अली ने, मगर 3 ओवरों के बाद वो भी एक्सपोज हो गए और उनको मार पड़नी शुरू हो गई। तो जिस तरह न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने जिस तरह चार्ज किया है, इससे जाहिर होता है कि ये जो कंडीशन है ये बैटिंग के लिए बहुत साजगार है और 370-380 रन जो है वो करनी पड़ेंगी आपको। मैच जीतने के लिए स्कोर बोर्ड पे अच्छा टोटल सेट करना पड़ेगा। 399 का भी सेट हुआ है। और ये जो पिचेस हैं, बाउंस वाली पिचेस हैं भारत के, अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और चौधरी अशरफ भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने पहला मेडल जीत लिया है। शूटिंग के मुकाबले में कशमाला तलत ने कांसे का तमगा जीत लिया। बिल्कुल, गौहर शहबाज ने 100 मीटर्स में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान 13 साल बाद स्क्वाश के फाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान स्क्वाश टीम ने हांगकांग को 2-1 से हरा दिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज रवायती हरीफ भारत से होने जा रहा है। बहुत सी खबरें इस घंटे में हमने आपको बताई हैं। पाकिस्तान लाइव में 3 बजे हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हेडलाइंस आपने जानिए, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। भाइयों का भाया गया है, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इनके लिए कोई माफी नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में हम रहेंगे, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारे पाकिस्तानी अपनी मर्जी से जिएंगे कि हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमने रहना है। हम ये दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ये जो अपनी बंदूक के जोर पे वॉयल राइट है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। और इनको ये मैं बता देना चाहता हूं कि वी न्यू ईच एंड एवरीथिंग, कि कौन इनको कहां से, ये बहुत हो गई, बहुत हमारे पाकिस्तानियों का के पास गानी है। बताना चाहता हूं कि हम अपनी रेट को एस्टैब्लिश करें एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हमें किसी एक्सटेंट पे जाना पड़ेगा। वी विल नॉट स्पेयर एनीवन, चाहे वो फैसिलिटेटर्स हों, सिंपथाइजर्स हों, इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं है। शुक्रिया।
देखिए 55 के करीब हमारे शोधा हैं, जो आपका पहला सवाल है। जो आपका दूसरा सवाल है वो ये है कि हम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे का रिजॉल्व है, मुकम्मल इस्लाम के नाम पर मासूम लोगों। सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हम और हमारा मुल्क आईन और कानून के मुताबिक अपनी मर्जी से जिएगा, दहशत गर्दों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के भाइयों का मुकद्दस खून का हिसाब लेंगे और अपने आइन के तहत। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कल जो बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात थे उस हवाले से वो बात कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के भाइयों के मुकद्दस खून का हिसाब लेंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। जो है ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस जो है वो इस दहशतगर्द तंजीम की बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं थी। अब उनके ये जो हमले हो रहे हैं, ज़ाहिर है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बसा औकात ये होता है कि हमला कोई और करता है, कबूल कोई और करता है। जो मर्जी हो, वो दाइश हो, वो TTP हो, वो कोई और हो, कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी, वो कोई भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे, हमने उससे पहले हाफिज अहमदुल्ला साहब का जो वाकया हुआ वो मास्टरमाइंड हमने मारा है। हम मजीद जो ये लोग जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है, सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे है। इससे पहले जितने वाकयात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि फौरन आपको कैसे पता चला जी, इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में हुए, और सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है। और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। ऑपरेशन हो रहे हैं, अब ये वाकयात क्यों इस तरह से फिर एक दफा से होने लगे? मौसर ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि CTD और खुफिया इदारों की जानिब से किए जा रहे हैं, जबकि ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो हम देख रहे हैं कि ISPR की जानिब से भी रोजाना की बुनियाद पर आते रहते हैं। फिर इस तरह के वाकयात और इनके ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह क्यों नहीं किए जा रहे? यही मसला है, मुकम्मल तौर पे उनके ठिकाने खत्म करेंगे, ये इशू है, उस पर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर इसमें कितना आप वैसियत वफाकी वज़ीर दाखिला बताइएगा काइंडली। 2 दिन पहले यहाँ पर अमनुमान के हवाले से मीटिंग हुई, हमारे ज़राए बताते हैं कि उस मीटिंग में बारहा ये बात उठाई गई कि टेलीफोन जो मोबाइल सर्विसेज वो बंद करनी या नहीं करनी, बंद करनी या नहीं करनी, किसी ने कोई डिसीजन नहीं लिया। कोयटा में अमनुमान अगर बरकरार है तो मोबाइल फ़ोन ऐसे मौके पर बंद किए जाते हैं। मजदूर की सूरत को देखते हुए क्यों मोबाइल फ़ोन बंद नहीं किए गए? दूसरी बात सर, कल सोशल मीडिया पर एक अफवाह चल रही थी कि DC और जो SP हैं वो मुअत्तल किए गए, क्या सूरत है? देखिए DCs या SPs के मुअत्तल होने के हवाले से जान साहब या होम मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। बुनियादी बात यह है कि हम एक थॉरो इंस्पेक्शन करेंगे अपने सिक्योरिटी का, कि हमारे जो पैराडाइम सिक्योरिटी के तहत है। और फिर आपने देखा है कि इस तरह का 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इससे पहले कोई अटैक नहीं हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट एवर इन बलूचिस्तान जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हुए। इससे पहले हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया जाता रहा, मुहर्रम के हवाले से टारगेट्स हुए, इन जगहों पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टारगेट हुए, तो उसके लिए SOP सेट कर दी गई थी। IIS के लिए जो SOP सेट की गई थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लेवल पे देख रही है। अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दिस इज वेरी कॉमन कि अगर कहीं सिक्योरिटी लैप्स होगा तो व्हाई वुड एनीबडी वांट टू स्पेयर देम, चाहे वो SP हो, चाहे वो DC हो, जो मर्जी हो, उसको कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट यकीनन उसको स्पेयर नहीं करे। एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभल रहा, कैसे पूरे सूबे में ऑपरेशन होगा? और जो डेरा बुक्टी से फुटबॉलर्स अगवा हुए थे, क्या वो बाजियाब हुए या कुछ? इंच पे स्ट्राइक करना है, ये जो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है टाइमिंग की और जगह की, तो हमने ये तहैया कर लिया है, रियासत ने ये तहैया कर लिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस। मसला क्या है? मसला मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मसला हमारे यहाँ ये है कि हम एक सर्टन लेवल पे पहुँचते हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, चाहे वो कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी है, चाहे वो मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी है, एक सर्टन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे पहुंच जाते हैं और फिर ऑल ऑफ सडन हमारे स्टेट जो है वो इम्पीचमेंट पॉलिसी पे आ जाती है और हम अपने जो उसको है कम कर देते हैं। अब हमने ये फैसला किया कि अब ये नहीं होगा, हम जाएंगे आखिरी दहशतगर्द तक, इंशाल्लाह ताला इनका कला कमा करेंगे। शुक्रिया जी।
तक जो है वो कलाकमा किया जाएगा। निगरान सूबाई दाखिला सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। तो कल जो है जो वाक़यात हुए अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के, उसके बाद सरफराज बुगटी की जानिब से आज मीडिया टॉक की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि आखिरी दहशतगर्द तक उनका पीछा किया जाएगा और बिल्कुल कोई लीनियंट पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी। ईद मिलादुन्नबी का जिक्र करें तो पाकिस्तान में कल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अमरीका, सऊदी अरेबिया, ईरान समेत दीगर ममालिक की तरफ से शदीद मजम्मत किया गया है। इंसानियत सोज हमले पर तमाम ममालिक का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। तो कल जो 3 जगह धमाके हुए हैं पाकिस्तान में, कल बहुत बड़ा दिन था ईद मिलादुन्नबी का और ऐसे मौके पर दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उनकी इस्लामी ममालिक की जानिब से, इवन अमेरिका की जानिब से उसकी मजम्मत की गई है। और कुछ हमलावर थे, ख़ुद कुछ बम्बार थे, एक ने ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया चेक पोस्ट पर ही और दूसरा मस्जिद में जाने में कामयाब हुआ। तो ये आलमी लीडर्स हैं जिनकी जानिब से कल जो धमाके हुए हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। ये आप देख रहे हैं ट्वीट्स जिनकी मजम्मती ट्वीट्स है वो हम आपको दिखा रहे थे। उसके अलावा जो इंसानियत सोज हमले हुए हैं उस पर तमाम ममालिक ने, आलमी बरादरी ने पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया है और इन हमलों की मजम्मत की है जिन इलाकों में ये वाक़यात हुए हैं। बलूचिस्तान में कल 2 जगह वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा का भी दवाना, थाना दवाना की हदूद में एक हमला हुआ था। ये आपको जो मनाजिर दिखा रहे हैं ये कल के मनाजिर हैं जहाँ जहाँ धमाके हुए, जिसके बाद उनके प्यारे अस्पतालों में मौजूद थे, अपने लवाहिकीन को हॉस्पिटल्स लेकर आए। कुछ इलाकों में तो अपनी मदद आपके तहत भी लोगों ने किया और रेस्क्यू का ऑपरेशन भी काफ़ी देर तक जारी रहा। और आपको याद होगा मस्तोंग में जो कल धमाका हुआ था उसमें मस्जिद की छत गिर गई थी, जिसके बाद जो इंजरीज थी वो बहुत हेड इंजरीज थी और उसमें भी काफ़ी लोग शहीद हुए थे। जिसके बाद और कई अभी तक हैं जो ज़ख्मी हैं और ये देखिए ये ज़ख्मियों के आपको दिखाए जा रहे हैं मनाजिर जो हॉस्पिटल्स में अभी तक मौजूद हैं और कुछ ऐसे शदीद ज़ख्मी हैं जो अभी तक अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। ऐसे हमने कल देखा कि कल एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं और इसके अंदर मसाजिद में हमले किए जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है। और हमने कल देखा क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि वहाँ पहुँचते पहुँचते लोगों ने उससे पहले जो है अपनी मदद आपके तहत जो है ज़ख्मियों को फ़ौरन जो है तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उसके बाद हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी भी नाफिज की गई। और इस वक्त भी ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे मुतासरीन हैं जिनकी इस वक्त कंडीशन बहुत सवेयर है और उनकी इस वक्त तिबी इमदाद भी जारी है। और इसके अलावा अभी जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, निहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस निगरान वज़ीर दाखिला की जानिब से, उन्होंने कहा कि खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। सिद्दीक साजिद नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब, अभी निगरान वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है दहशतगर्द कौन है। सर, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, आपको लगता है कि इसके पीछे क्या मकसद होगा और अगर मालूम है तो फिर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती उनके खिलाफ? जी देखिए, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी जो थे उन्होंने आज कोयटा पहुंचकर एक आला सतह के इजलास की सदारत की थी जिसमें जो है वो सूबाई हुकूमत और जो मुतलका आला अस्करी हुकाम इंटेलिजेंस इदारों के जो आला हुकाम थे उन्होंने शिरकत की थी। और कल जो मस्तूंग में वाक़या पेश आया है इसके हवाले से उनको तफसीली ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानब से एक बयान जारी किया गया था कि वो इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद फिर एक भारतीय वेबसाइट के ऊपर एक भारतीय तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। तो उसी वजह से फिर जो है वह सरफराज बुगटी ने आज ये बात की है कि इसके अंदर जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी राह का हाथ है और इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं, ख़ासतर जो भारतीय खुफिया एजेंसी राह है, वो पाकिस्तान में तखरीबकारी करने, तशद्दुद, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। और उसका एक वाज़ेह सबूत जो है वो कुलभूषण यादव है जो कि हमारे पास मौजूद है और उसने ख़ुद एतराफ़ किया था कि कहाँ वहाँ पे कराची में और बलूचिस्तान में वो कैसे दहशतगर्दी के वाक़यात करता था। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो कि सरफराज बुगटी ने की है कि उनको मालूम है कि ये कौन है और किस तरह ये किया जाता है। असल में जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो बार बार हमारे मुतालबे के बावजूद अफ़गान जो अबूरी हुकूमत है उसको वो है वो इस्तेमाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोक नहीं सकी। दहशतगर्दों की जो आमदोरफ्त होती है, आपने देखा कल ज़ोब में भी एक वाक़या हुआ और दहशतगर्दों ने कोशिश की पाकिस्तान में दरअंदाजी की, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। और फिर जो हमारे सिक्योरिटीज़ राय हैं, इंटेलिजेंस राय हैं, कल उन्होंने इन तमाम तीनों वाक़यात की
जो कड़ियाँ मलाई, तो उनके बाद जो एक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई वो आर्मी चीफ को भी पेश की गई, निगरान हुकूमत को भी पेश की गई। उसमें एक चीज़ वाज़ेह थी कि ये सारे का सारा जो है वो एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया। आप कह रहे हैं कि भारतीय तंजीम से इसके ताने बाने मिलते हैं, रॉ से इसका नेटवर्क मिलता है। जब हमें मालूम है कि भारत इसमें मुलव्विस हो सकता है या रॉ का इसमें हाथ हो सकता है, तो हम क्यों जो सहूलतकार हैं, अब सहूलतकारों का बहुत बड़ा किरदार होता है, हम सहूलतकारों के थ्रू पूरा नेटवर्क बेनकाब कर सकते हैं। तो अगर भारत ही इसमें मुलव्विस है तो हम लोग इस पर कोई ऑपरेशन शुरू करने नहीं कर रहे, या फिर क्या आपको लगता है क्या प्लान आगे हो सकता है? क्या हमें एक और ऑपरेशन रद्दुल फसाद की ज़रूरत है या फिर ज़रबे आज़्म की? देखिए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 75 से लेकर 100 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, जिसमें हमारी तमाम जो खुफिया एजेंसीज हैं वो हिस्सा लेती हैं क्रेडिबल लीड्स की बुनियाद के ऊपर। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब उनको मिलती है तो वो ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है और करती रहेंगी। जहाँ तक भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलव्वस होने का मामला है, तो ये हमेशा से भारत ने ये कोशिश की है। उनके जो कौमी सलामती के मुशीर अजीज दोवल, उनके बयानात जो है वो हमारे सामने हैं। फिर उसके साथ साथ जो है वो जो लोग पकड़े जाते हैं, गुज़श्ता दिनों भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 2 अफराद को पकड़ा गया, उनका जो यहाँ गुजर खां के इलाके से उनका ताल्लुक भी राह से जो है वो राह के लिए काम कर रहे थे। जो आपने सहूलतकारी की बात की है, तो ना सिर्फ सहूलतकार बल्कि इनके जो मास्टर माइंड्स हैं जो इनकी फंडिंग करते हैं, उन लोगों के पीछे भी हमारी जो सिक्योरिटीज़ और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पीछे हैं, और इन लोगों को भी कैफरे किरदार तक वो पहुँचाने के हवाले से अज़म रखती है। आज ये जो कल वाक़यात हुए हैं, इसके तनाजुर में आइंदा हफ्ते जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाने का फैसला किया गया है, जिसमें जो आप नए ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं इसका भी उसके ऊपर भी गौर होगा। लेकिन नए ऑपरेशंस की बजाय जो जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इनको मजीद मुअस्सर और जो है वो ज्यादा ताकत के साथ जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। कौमी सलामती का इजलास होगा, इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि ये इस पर कोई मजीद ऑपरेशन की हमें ज़रूरत है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद थे, नुमाइंदे खुसूसी और जो निगरान वज़ीर दाखिला ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है कि हमें मालूम है कि इसके पीछे कौन है और आखिरी दहशतगर्द तक उनके पीछे जाया जाएगा, उनका मुकाबला किया जाएगा। और अभी जो ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हो रहे हैं बलूचिस्तान में और रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं, उन्हें मजीद मौसर भी बनाया जा सकता है। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होगा उसमें मजीद अहम फैसले भी किए जा सकते हैं। और आपको याद होगा जो कनाडा ने हाल किया है भारत के साथ, उनका सफ़ीर उसे मुल्क बदर कर दिया है, तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोई पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। यकीनन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, जिस तरह आप कुछ ऐड करना मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि अभी आप बात कर रही थी सिद्दीक साजिद के साथ भारत की रॉ के हवाले से। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा स्टडी के बाद लगता है कि भारत के अंदर जब भी हालात ख़राब होते हैं, उसकी रियासती दहशतगर्दी दुनिया में बेनकाब होती है, तो उसके बाद से फ़ौरन हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो है वो अटेंशन डाइवर्ट कर दी जाती है, यहाँ पर बदअमनी, ताकि दुनिया देखे पाकिस्तान में जी हालात ऐसे हैं। अपना उनका असल चेहरा जो है वो दुनिया बेसिकली देख चुकी है, देख रही है। ये एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब पाकिस्तान की टीम, हमने फराख दिली का मुजाहरा किया है, अपनी टीमों को वहाँ पर खेलने के लिए भेजा है, तो जो कौमी सलामती का जो होगा इजलास, उसमें मजीद हक़ाइक़ भी सामने आ जाएंगे और जो मजीद डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान लाइव में हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के पंजाब के डिवीजन और इजलास के सदूर और सेक्रेटरी जनरल का इजलास कायद नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत की गई। मरियम नवाज का नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से पार्टी और अवाम में जोश और जज्बे का खैर मकदम। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि कौम की उम्मीद नवाज शरीफ हैं। बिल्कुल, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से काम किया जा रहा है। मरीम नवाज शरीफ ने इस्तकबाल के हवाले से पार्टी और अवाम में जोश व जज्बे का खैर मकदम की है और हिदायत दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के पंजाब के डिवीज़न और इजला के सदूर और सेक्रेटरी जनरल का इजलास हुआ है, जिसमें ये प्लान किया जा रहा है किस तरह से कायद को वेलकम करना है। तफसीलात जान लेते हैं ज़ुहैब काज़मी से। ज़ुहैब, क्या प्लानिंग की जा रही है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के डिवीजन और इजला के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास जो है वो तलब किया गया है और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से ब्रीफिंग ली जा रही है। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इजलास की सदारत कर रही है। इजलास में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की वापसी के इस्तकबाल के हवाले से तमाम अमूर पर जो मुशावरत है वो की जा रही है। और कौम इस वक्त मरियम नवाज जो है वो कायद के इस्तकबाल के हवाले से पार्टी और अवाम में खूब जोशो के जज्बा और खैर मकदम जो है वो कर रही है। उसके हवाले से इजलास और जो जलसे हैं उनका सिलसिला जो है वो जारी है। आज ये मीटिंग हो रही है और कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर में भी एक जलसा करने जा रही है। जी
अच्छा ज़ुहैब काज़मी, ये भी बताइएगा कि आपने बताया तो कल से जलसों का आगाज़ कर रही है मुस्लिम लीग नून, दूसरा ये बताएं कि कोई बयानिया सामने है, क्या बयानिया लेकर अवाम में आएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ये जलसा है ये सिर्फ एक हल्के N127 का हल्का है जो रुकन कौमी असम्बली मतलब रियाज का हल्का है। तमाम बयानी के हवाले से अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सख्त या तब्दील जो है वो नज़र सामने नहीं आया, लेकिन कल के इजलास के बाद जो है, जलसे के बाद जो है मरीम का खिताब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ नाज़रों के खिताब के बाद जो है वो पता लगेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात के लिए अपना बयानिया क्या रखते हैं। ज़ुहैब काज़मी, आपने आगाह किया तफसीलात से, बहुत शुक्रिया आपका। तो नून लीग इस वक्त काफ़ी मुतहर्रिक है नवाज शरीफ की वापसी के लिए और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने वापस आना है और उस हवाले से काफ़ी प्लानिंग की जा रही है, मुशावरत भी जारी है और सबकी नज़रें उसी जलसे पर हैं जो अनाउंस किया गया है नवाज शरीफ की वापसी पर, जो शाया निशान बहुत इंपॉर्टेंट कल का जलसा होगा, उसमें वो जो बयानियाँ बनाने की बात हम कर रहे हैं, मैं सवाल कर रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी या क्या आवाम को क्या डिलीवर करने का वादा किया जाएगा कल का? मुझे तो लगता है अभी खुद भी चीज़ें डिसाइडेड नहीं है, बातें तो बहुत हो रही है। मेरा ख्याल है जब तक मियां साहब वापस नहीं आ जाते ना तब तक कोई बयानिया डिसाइड नहीं होगा। उससे पहले माहौल बनाना शुरू कर दिया गया, कल से जब जलसों का आगाज होगा तो शायद वहीं से हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या बयानिया होगा जो 21 अक्टूबर को। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि पहला जलसा है ना वो बड़ा, सबकी नजरें उस पर होंगी और वो बहुत अहमियत का हामिल होगा, उससे पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स में मेंस टीम स्क्वॉश फाइनल, पाकिस्तान ने एशियन गेम्स मेंस टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया है। एशियन गेम्स मेंस टीम स्क्वॉश में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया है। फाइनल में भारत को जीत हुई है और पाकिस्तान को 2-1 से भारत ने हरा दिया है। एशियन गेम्स में स्क्वॉश का फाइनल था, पाकिस्तान ने एशियन गेम्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया है जबकि भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो एशियन गेम्स के हवाले से आपको बता रहे हैं फाइनल में पाकिस्तान और भारत की आमने सामने थे और भारत ने ये टाइटल जीत लिया है, 2-1 से पाकिस्तान को हरा दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक खबर है मुजफ्फराबाद से जहां पर अवामी एक्शन कमेटी ने धरना कल तक मौखर कर दिया है। शहर के बाज़ इलाकों में अभी तक एहतजाज जारी है। पुलिस ने धरने के मुतादिद मुंतज़मीन को गिरफ्तार कर लिया है। ये अहम मामला है मुजफ्फराबाद। धरने के मुतादिद मुंतज़मीन गिरफ्तार अब किए जा चुके हैं। DC मुजफ्फराबाद की मुजाहिरीन को कल तक धरना ना देने की हिदायत सामने आई है। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी का धरना कल तक मौखर किया जा चुका है और इलाकों में ताहाल एहतजाज का सिलसिला मुजफ्फराबाद में जारी है। पुलिस के मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापे भी मारे जा रहे हैं और धरने के मुतादिद मुंतज़मीन अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसके बाद DC मुजफ्फराबाद की मुजाहिरीन को कल तक धरना ना देने की हिदायत भी सामने आई है। इसी बारे से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद क़य्यूम से। शाहिद क़य्यूम, धरना कल तक मौखर कर दिया गया है, क्या वजूहात हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज पूरा दिन दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जो इंतजामिया, पुलिस और जो मुजाहिरीन थे जो बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और दीगर मज़ाहिर के खिलाफ जो राफा एहतजाज से हालात कशीदा रहे हैं। पुलिस ने जो लाठीचार्ज भी किया है, इसके अलावा आंसू गैस की शेलिंग भी की। बाद में मुज़ाकरात के बाद जो मुजाहिरीन थे उन्हें 2 घंटे के लिए वक्त दिया गया था ताकि वो अपना जलसा करके धरने के इख्तिताम का ऐलान करें, मगर धरने के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने कल तक धरना मौखर किया और कल एक बार फिर से धरने पर बैठने का ऐलान किया था, जिसके बाद हालात एक बार फिर से कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। मुजाहिरीन इस वक्त तो उठ गए हैं धरने से, लेकिन पुलिस की जानिब से जो मुंतज़मीन है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से कई जो धरने के मुंतज़मीन हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद एक मरतबा फिर से मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद की जानिब से भी हिदायत जारी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कल कोई धरना न दिया जाए मुजफ्फराबाद में। अगर कोई धरना देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद अभी हालात कशीदा होते नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके मुंतज़मीन ने इस चीज़ का ऐलान कर रखा है कि वो कल एक बार फिर से प्रेस क्लब के सामने कल से एक बार फिर प्रेस क्लब के बाहर ये धरना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद क़य्यूम हमारे साथ मौजूद थे। बात करें आशूब चशम की तो स्कूलों में छुट्टियों में भी काम न आ सकी हैं। पंजाब में आशूब चशम की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 10,269 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल आशूब चशम के 3,94,795 मरीज रिपोर्ट। रवा साल लाहौर में आशूब चशम के 23,397 मरीज सामने आए हैं। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ आशूब चशम के 492 नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि रवा साल आशूब चशम के सबसे ज़्यादा मरीज़ बहावलपुर में 77,638 रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में गुज़िश्ता रोज़ आशूब चशम के 1,540 नए मरीज़ सामने आए।
रवासाल मुल्तान में आशूब चशम के 16,351 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान की बात की जाए तो वहां गुज़श्ता रोज़ आशूब चशम के 1048 नए मरीज सामने आए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर हैदर, बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जो मरीजों की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? शबीर हैदर, आप हमें सुन पा रहे हैं? शबीर हैदर से हम एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त आशूब चशम के जो केसेस हैं उनकी तादाद में अब इजाफा होता जा रहा है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आशूब चशम की वबा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 10,269 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवासाल आशूब चशम के 3,94,795 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवासाल लाहौर में आशूब चशम के 23,397 मरीज सामने आए हैं। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ आशूब चशम के 452 जो है नए मरीज सामने आए हैं। तो इस वक्त आशूब चशम के जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। पंजाब भर में गैर मयारी इंजेक्शन का इंकशाफ। हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल में एवेस्टन इंजेक्शन लगवाने वालों की तफसीलात मांग ली हैं। वज़ीर सेहत जावेद अकरम कहते हैं कि इंजेक्शन स्कैंडल की मुकम्मल छानबीन कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अमले से भी तफ्तीश शुरू कर दी है। एक सवाल के जवाब में कहा कि एवेस्टन इंजेक्शन एक हफ्ते से आंख के लिए बंद है। गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद 73 हो गई। पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने मरकज़ी मुलजमान को कोई आरफ वाले से कोई कहीं और जगह से पकड़ लिया है, सब लाहौर के बाहर थे, और अपना उन्होंने दायरा इख्तियार बहुत बढ़ा दिया है, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स का स्टाफ, बहुत सारे डॉक्टर्स का स्टाफ, बहुत सारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता प्रोब किया जा रहा है। क्रिमिनल साइड पुलिस देख रही है। पुलिस ने के DIG लेवल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इनके, इमरान साहब। तो बाकी साइड है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, वो कमेटी देख रही है। एक चीज़ तो क्लियर है कि हमने इसका यूज़ उसी दिन से पिछले एक हफ्ते से रोक दिया हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर। शबीर हैदर, अब तक की क्या इत्तलात है, क्या इन्फॉर्मेशन है इस इंजेक्शन के हवाले से, और रिपोर्ट भी मांगी गई है? जी, पंजाब भर में गैर मयारी इंजेक्शन फ़रोख्त करने का इंकशाफ है, जिस पर निगरान सूबाई वज़राए सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल में अवेस्टन इंजेक्शन लगाने के हवाले से तमाम तफसीलात भी तलब कर ली हैं। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि अवेस्टन इंजेक्शन के मुतल्लिक़ आज दोबारा मीटिंग हो रही है, और उसमें उनका ये भी कहना है कि मरीज़ों की तादाद में जो इजाफा हुआ है वो 73 तक उनकी तादाद पहुँच चुकी है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस इस केस में अपना काम कर रही है, और हमने अस्पतालों के अमले के मुतल्लिक़ भी छानबीन का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। और इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग और क्लिनिकल मसले को तहकीकाती कमेटी देख रही है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न इंजेक्शन को जो है एक हफ्ते के लिए आँख के लिए बंद कर दिया गया है, और वेस्टर्न को कैंसर के इस्तेमाल के लिए इजाज़त दी गई है। और उसमें यह भी कहा गया कि अस्पताल इसको फ़रोख्त नहीं कर सकते थे, और इसमें यह देखना है कि अस्पताल सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे तज़किये के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वायल से इंजेक्शन गैर मयारी भरा गया है, और इंजेक्शन में बैक्टीरिया दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से ये मसला दरपेश आया। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 2 हफ्ते में ये रिपोर्ट जो है वो इंतज़ार करना है, और अस्पतालों में कैसे पहुँची फराजिंग करवा रहे हैं, और इसमें हमने इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करने हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से तमाम जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं, हर पहलू से इसके हवाले से इसमें तहकीकात की जा रही है कि ये इंजेक्शन कैसे लिया जाता था और कैसे इसको रिफ़िल किया जाता था, और वहाँ पर ये कहाँ पर ये मसला दरपेश आया है, जिन लोगों की बिनाई मुतासर हुई है। और इस हवाले से अभी तक 73 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और उसके साथ साथ उनका कहना था कि डैशबोर्ड पर मरीज़ों की जो तादाद है उसको रजिस्टर भी किया जा रहा है। और दूसरी जानब जो वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, उन्होंने कहा है कि हम पर प्रेशर बहुत है कि तो आपने बताया कि 73 मरीज़ अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, हमारे साथ मौजूद थे। तो 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है, और इस वक्त इसके बाद जो है रिपोर्ट जो है वो सामने पेश की जाएगी, और क्या हक़ उस पर से पर्दा हटेगा।
और ये भी देखना होगा कि जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं क्या वो जो नेटवर्क पूरा चल रहा था उसकी निशानदेही हो पाती है या नहीं। और जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने भी रिपोर्ट का कहा था कि 7 से 8 दिन में जब रिपोर्ट सामने आएगी तो मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने आ जाएंगे और तब तक के लिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि तब तक इस इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक आप लीजिए। यहाँ पर वक्त ब्रेक आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। आज की इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है और वो है साइफर केस से मुतालिक। साइफर केस में नाज़रीन बड़ी पेशरफ्त आज सामने आई। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में कसूरवार करार पाए। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में जमा करवा दी है। FIA ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सज़ा देने की इस्तदा भी कर दी है, जबकि असद उमर FIA की मुल्ज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं है। आपको तफसीलात दिखाते हैं। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। FIA ने खुसूसी अदालत में चालान जमा करवा दिया। FIA की तरफ से चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार देते हुए सजा देने की इस्तदा की गई है। चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास थी जो उन्होंने वापस नहीं की। 27 मार्च को चेयरमैन PTI और शाह महमूद की तकारीर का ट्रांसक्रिप्ट चालान के साथ मुंसलिक है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ अदालत में जमा करवाया गया है। FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत में जमा करा दी है। इनमें साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिज़ी और सुहेल महमूद भी शामिल हैं। 27 गवाहों के 161 के बयानात कलमबंद करके चालान के साथ लगाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक FIA ने साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर को मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। नाज़रीन, ये साइफर है क्या, असास नौयत के मरासले को कैसे लिखते हैं और साइफर में कौन सी ज़ुबान का इस्तेमाल होता है, आपको दिखाते हैं। एक कोड लैंग्वेज है जिसमें सिफारती पैगामात को खुफिया अंदाज में तहरीर किया जाता है। साइफर कोडिंग को हर मुल्क पैगाम की हसासियत के तहत इस्तेमाल करता है ताकि दो ममालिक के दरमियान गुफ्तगू का किसी तीसरे फरीक को इल्म ना हो। साइफर का इस्तेमाल करते हुए एक मुल्क का दूसरे को पैगाम भेजना या खत्तो किताबत करना एक मामूल की कार्रवाई है जिसे कमोबेश आज भी अक्सर ममालिक इस्तेमाल करते हैं। साइफर एक खुफिया दस्तावेज होती है और सिफारती आदाब के पेश नजर इस खत्तो किताबत का गैर मुताल्लिका अफराद तक पहुँचना या इसे उनके सामने अफशा करना दोस्त ममालिक के नजदीक सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी तस्वुर होता है। तो ये साइफर केस के हवाले से मालूमात थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आईनी दरख्वास्त में प्रैक्टिस कानून कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून गैर आईनी, गैर कानूनी और बुनियादी हकूक़ के आर्टिकल्स के मनाफी है। आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आईनी दरख्वास्त में प्रैक्टिस कानून कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा शबिया नकवी से। शबिया, जो एक दरख्वास्त एक और दायर की गई है, इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मामले की अगर हम बात करें तो इस पर एक आम शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को कालअदम करार दे। और दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून गैर आईनी और गैर कानूनी है, जबकि मज़कूरा कानून आइन पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ के आर्टिकल्स के मुनाफी है। और इसके साथ दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त मंजूर करते हुए कानून को कालअदम करार दे। हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है उसकी समाअत जो है वो 3 अक्टूबर को है और 3 अक्टूबर को इसकी जो है वो समाअत भी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद थी और हमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से बता रही थी कि नई दरख्वास्त जो है दायर की गई है इस हवाले से। और अब ये खबर कि रवा हफ्ते करेंसी मार्केट में डॉलर में कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 2 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर का अब रेट है 287 और 74 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट डॉलर में 7 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये पर बंद हुआ है, जबकि रवा हफ्ते स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा है। 100 इंडेक्स में 189 पॉइंट्स की कमी देखी गई है, जबकि 100 इंडेक्स 46,200
232 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। नजीब बताएगा, जो रवा हफ्ता था, कारोबारी हफ्ता, वो किस तरह का रहा, कैसा रुझान देखने में आया, और डॉलर का जो अभी रेट है, करंट रेट क्या चल रहा है? जी बिल्कुल तकरीबन 4 कारोबारी हफ्ते हैं और 19 रोज मुसलसल एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि डॉलर में इजाफा हुआ हो। नजीब नाइच, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है और हम तक आवाज़ सही पहुंच नहीं पा रही है। अभी अपने व्यूअर्स के 100 इंडेक्स में 46,232 पॉइंट्स पर बंद हुआ है, और अगर रवा कारोबारी हफ्ते की बात करें तो इस पर भी मिला जुला रुझान देखने में आया। और मुल्क भर में जो इस वक्त क्रैकडाउन्स चल रहे हैं, इसके अलावा जो मीटिंग चल रही हैं, SIFC की जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उससे भी चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है कि उसमें भी एजेंडे में शामिल थी ये चीज़ें, ताकि मुल्क की मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन किया जा सके। और डॉलर का जो रेट है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह से देखने में आया कि 7 रुपये की कमी देखी गई है। और जो माहिर मईशत हैं, जो मुआशी माहिर हैं, वो इस हवाले से कहते हैं कि डॉलर में मजीद कमी भी आएगी डॉलर के रेट में। खाकान अजीब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, 7 रुपये की कमी हुई है डॉलर की, अभी 288 पर ट्रेड कर रहा है, और जो रवा कारोबारी हफ्ता था उसमें भी मिला जुला रुझान देखने में रहा। आप इसे कैसे कंक्लूड करते हैं कि जो ये पूरा कारोबारी हफ्ता था, और मजीद अच्छी खबरें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में 2 मार्केट्स हैं डॉलर की, एक इंटरबैंक मार्केट और एक ओपन मार्केट। एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई थी जो इललेजिटिमेट, इल्लीगल, इलिसिट मार्केट थी, जिसको हम ग्रे मार्केट कहते हैं। ये हर तरह से पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं थी, जिसको लोग क्रैक डाउन कहते हैं। मैं उसको कहता हूँ कि हमने पहली दफा रेट ऑफ द स्टेट जो है वो एक्सर्ट की है। हमने ये कहा है कि हम इरेगुलर, इललेजिटिमेट काम जो है उसको नहीं होने देंगे। ग्रे मार्केट थी, वो ड्राइव कर रही थी हमारी दोनों मार्केट्स को, जिसको आप ओपन मार्केट या आप उसको कहेंगे हमारी इंटरबैंक को। अब एक रेट ऑफ द स्टेट एक्सर्ट हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से आपने ये देखा है कि पाकिस्तान की जब वो तीसरी मार्केट, जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था डॉलर, जिसमें स्मगलिंग की एक जगह बना हुआ था वो डॉलर, वो हमने एलिमिनेट किया है। हमने ओपन मार्केट में भी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनको कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सब एक्शन जो हैं, ये तो नॉर्मल में रेगुलेटर को लेने चाहिए थे, बट द एस्टैब्लिशमेंट हैड टू स्टेप इन एंड इंश्योर दीज एक्शंस। इनके साथ साथ स्मगलिंग को संभाला गया, इनके साथ साथ ये इम्प्रेशन जो था हर वक्त का कि एक हमारी जो कमोडिटीज थी उनको भी रोक लिया जाता था। शुगर पे जैसे एक्शन हुआ, अगर आप नवाबशाह से लेके कराची तक और ऑल द वे डाउन इन एक्शंस को इकट्ठा देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कोशिश ये की जा रही है कि लेजिटिमेट कारोबार जो है उसको परवान चढ़ाया जाए और इललेजिटिमेट, इल्लीगल कारोबार को रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर मईशत और इस मामले पर बात कर रहे थे, और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो रेट ऑफ द स्टेट है, रियासत अब हरकत में आई है और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं ये होने चाहिए थे। अगर ये पहले ही ले लिए जाते तो अब तक सिचुएशन और होती। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव के थर्ड आवर में खुश आमदीद। इससे पहले भी हमने काफ़ी अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर की, और अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उससे भी आपको आगाह करें। सबसे पहले बताएं कि सेनेटर अफगानुल्लाह खान और शेर अफजल मरवत की लड़ाई। शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज। सेनेटर अफगानुल्लाह का कहना है कि मेरी दरख्वास्त पर थाना आपारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की मुकम्मल और भरपूर पैरवी करूँगा। शेर अफजल मरवत के खिलाफ हमला आवर होने और कत्ल की धमकियों के हवाले से दरख्वास्त दी थी। तफसीलात जान लेते हैं सदीक साजिद से। सदीक साजिद, क्या तफसीलात है इस मुकदमे की? नून के सेनेटर अफगानुल्लाह खान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनकी दरख्वास्त पर PTI के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना पारा में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत की कि जो सोशल मीडिया के ऊपर उनके दस्तखतों के साथ एक लेटर जो है वो फिर रहा है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वो लेटर जो है उसके ऊपर उनके दस्तखत जाली हैं। मैंने दरख्वास्त बिल्कुल दी थी, लेकिन सादा कागज पर दी थी, और आज थाना पारा में जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और मैं इस मामले की मुकम्मल और भरपूर पैरवी करूंगा। शेर अफजल मरवत के खिलाफ हमला आवर होने और कत्ल की धमकियों के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी, और उन्होंने कहा कि जो PTI मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है इस लेटर को फैलाकर, उसमें कोई ताकत नहीं है। मैंने सादा कागज पर दरख्वास्त दी थी और उसके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, इसी पर बात करेंगे। सदीक साजिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर आमिर हसन ने, उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, आपने ये तमाम तरह मामला देखा, जिस तरह से 2
पार्लियामेंट के मौजूद लोग इस तरह से आके सियासी कारकुनान आके लड़ रहे हैं और टीवी चैनल के ऊपर एक दूसरे पर गुत्थम गुत्था होते नजर आ रहे हैं, तो अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है मरवत साहब, उनके खिलाफ अफनान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है। क्या समझते हैं आप कि अब इस पर लीगली क्या एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ, और क्या उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात तो सामने आएंगे, क्या वो भी इनके ऊपर कोई अपनी लीगल प्लानिंग करेंगे? अब ज़ाहिर है वो तो जवाब देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और स्पेशली मरवत साहब की तरफ से ये ज़्यादती थी कि जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, या तो फिर आप सारे एक दूसरे का लिहाज करें, तो अगर कोई सख्त लफ्ज़ बोलेगा तो फिर आपको दूसरे के भी सख्त अल्फाज को बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये जो तशद्दुद का अंसर है, अगर एक तरफ एक सेनेटर हो और एक तरफ एक लॉयर हो, और वकील तो होता वो है जो दलील से बात करता है, और अगर दलील खत्म हो तो तशद्दुद शुरू होता है। तो मैं तो मरवत साहब के रवैये की इस पे मजम्मत करता हूँ। सेनेटर अफनानुल्लाह ने उन पे हमला नहीं किया, उन्होंने किया है, और सेनेटर अफनान की ये भी बेहतर बात है कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है, एक दरख्वास्त दी है कानून के मुताबिक, जो कानून चाहे वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है, और स्पेशली पीटीआई की तरफ से मुतारिफ करवाया गया, अब पीटीआई ऐसी जमात बनती जा रही है कि जहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, या जो लॉयर्स हैं, या जो जिन्हें के समझा जाए कि दानिश्वर हैं ज़ाहिरी तौर पे इल्म रखने के बाद, तो अगर वो भी तशद्दुद से बात करेंगे तो ये वो तरबियत है जो कप्तान ने की है 23 साल, जिससे सोसाइटी को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि बदतमीजी की इंतहा पे लोग पहुंचे पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके भी टीवी टॉक शोज में भी मॉडरेटर्स को, एंकर्स को चाहिए कि सवालात उठाएं, मेरे ख्याल से लड़ाई की तरफ ना लेके जाएं ज़्यादा, और सियासी कारकुनान को भी चाहिए, नुमाइंदों को भी चाहिए कि सब्र का दामन रखें। लेकिन इसमें मैं मुकम्मल तौर पे गलती जो है वो मरवत साहब की है, सेनेटर अफनान ने ऐसा कुछ किया नहीं। अब कानून अपना रास्ता बनाएगा, कोई इतना मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा मुकदमा है, सिर्फ उन्होंने एक हुज्जत तमाम की है, ना तो कोई इतने जख्म है ना कोई बात है, लेकिन एक बार बहरहाल एक उन्होंने लीगली काम किया इस पे, ना तो कोई इतनी सजा वाला मामला है और ना कोई इतनी कोई बात होगी, क्योंकि ना तो कोई शदीद जख्मी हुआ। बैरिस्टर साहब आपने बजा फरमाया कि यकीनी तौर पर यह अमल कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। हमने देखा इससे पहले भी जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में ही हमने देखा कि फिरदौस आशिक अवान थी और उन्होंने भी कादिर मंदोखेल थे, उन पर हमला किया, उन्हें मारा। तो ये चीज़ जो अदम बर्दाश्त की हम देख रहे हैं सियासी लीडर्स में जो नज़र आ रहा है, आपके ख्याल से इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? देखिए, हमेशा सियासत को समझने के साथ अगर आप सियासी कारकुन हैं तो आप कभी हमलावर नहीं आते। आपने एक बता दिया फिरदौस आशिक अवान साहब का, उन्हें भी उस वक्त पीटीआई हुई थी, और जिसे जिसे पीटीआई की बीमारी हुई है उसके अंदर ये अलामात आती हैं कि वो तशद्दुद करता है। मेरे साथ भी एक खातून थी, अब वो सियासत से बड़े बुरे हालात से उन्हें निकलना पड़ा है। वो जो थी वो सर चीमा साहबा, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर गिलास व्लास तोड़े थे, कप तोड़े थे। तो मेरे ख्याल से जिनके भी ये अदम, वो भी पीटीआई की बीमारी का शिकार। लेकिन बैरिस्टर आमिर साहब, जिस तरह से मरवत साहब कहते हैं, मरवत साहब से पूछा गया सवाल कि आपने क्यों ऐसा किया, वो कहते हैं जी मेरा लीडर है, मैं उसका फॉलोअर हूं और हमारा मुरीदी वाला मामला भी है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कोई और अगर पॉलिटिकल लीडर होगा, उनके जो लीडर हैं उनके बारे में कोई बात अगर इस तरह करता है तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो या आपको लगे कि मुनासिब बात नहीं की जा रही, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मैं गुफ्तगू नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई ऊंचा बोले तो कभी भी मैं उसे मौका नहीं देता कि वो पर बुलंद आवाज में मेरे साथ बोल सके। लेकिन मैं बहुत भी सख्त बोलूं तो मैं अल्फाज में रहता हूँ, कभी मैं अल्फाज से बाहर नहीं निकला। तो यही तरीका होना चाहिए, अल्फाज से सख्त निश्तर नहीं होते हैं अगर आपके पास अल्फाज हैं और आपके पास लहजा है। लेकिन बहरहाल तशद्दुद, ये पीरी मुरीदी हम तो नहीं समझते, ये पीटीआई के हाँ है, लेकिन उनके हाँ पीरी मुरीदी का नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलता है। वो हमने बुशरा बीबी के मामले में भी देखा है, तो उनके यहाँ पीरी मुरीदी से कुछ गंद ही निकलता है। तो मैं ठीक है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिद्दीक साजिद, आप हमारे साथ हैं, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिन्ना हाउस जिला घेराव केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मियां असलम इकबाल
हमाद असर, फरूख हबीब, मुराद सैयद, इश्तिहारी करार, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, जुबैर खान न्याजी, करामत खोकर, अंदलीब अब्बास समेत दीगर भी इश्तिहारी करार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एभर गुल ने मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद इस मुकदमे की डिटेल्स देंगे अपने नुमाइंदे सुलेमान आवान से। जी सुलेमान। जी बिल्कुल, जना हाउस जलाओ गिराओ के मुकदमे में बड़ी पेशरफ सामने आई है। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब, मुराद सईद समेत अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, जुबैर खान न्याजी, करामत खोकर, अंदलीब अब्बास को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जज अंबर गुल खान ने मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया। इससे कबल जो है तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो है अदालत में इनके खिलाफ एक रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसमें बताया गया कि मुल्ज़िमान रूपोश हैं और गिरफ्तारी के काबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाए। इससे पहले अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जो है काबिल जमानत जो है वो जारी की। उसके बाद नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी की है। ताहम उसके बावजूद जो है मुल्ज़िमान जो है रूपोश है और पुलिस ने आज जो है मजीद कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने इन तमाम मुल्ज़िमान को जो है इश्तिहारी करार दे दिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद थे। और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जिला घिराव केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है और मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमा हैं जिनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एभर गुल ने मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया है। अली, इससे पहले जब हम अदम बर्दाश्त की बात कर रहे थे, अगर वही बात कि अगर लीडर्स में अदम बर्दाश्त होगी तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो अपने लीडर्स को ही फॉलो करेंगे, और यही हमने 9 मई के वाकयात में देखा कि किस तरह आपने राइटली कनेक्ट किया इस चीज़ को कि अदम बर्दाश्त इसका एक पहलू है। जिस तरह से हमने टीवी प्रोग्राम के अंदर देखा कि अदम बर्दाश्त नजर नहीं आई और वो हमलावर हो गए, और यही चीज़ अब 9 मई से अगर आप कनेक्ट करें डॉट्स को तो ये वही चीज़ है कि आपने पीसफुल प्रोटेस्ट को आपने एक वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल दिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी खबरें सामने आ रही हैं। एक या दो वाकयात में ऐसा नहीं हुआ होगा, ये एक प्रॉपर एक कड़ी चलती आ रही थी, एक प्रॉपर मनसूबाबंदी से यहाँ तक हमारे जो नौजवान हैं उनमें अदम बर्दाश्त पैदा की गई है। ये एक या दो वाकयात से नहीं हो सकता। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक रुकन कौमी और सूबाई असम्बली फ़हीम खान और अदील अहमद समेत 4 मफरूर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने गिरफ्तार साबिक रुकन असम्बली राजा अजहर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानते हैं। जी वकास। जी देखिए, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ हंगामा राय जलाओ घिराव के केस की समाअत हुई है। अदालत की जानिब से साबिक रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान और अदील अहमद समेत 4 मकरूह मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने मकरूह मुल्ज़िमान के खाके आवेदा करने और इनकी जायदाद की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने गिरफ्तार साबिक रुकन असम्बली राजा अजहर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पर राजा अजहर को पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। अदालत की जानिब से 2 अक्टूबर तक समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया था इस केस में कि साबिक अरकान कौमी और सिंध असम्बली फ़हीम खान और अदील अहमद खान कारकुनान औरंगजेब और अशखास जो है इस केस में मशहूर है। मुकदमे में तारिक उमर, तारिक आमिर, अब्दुल्ला, रिजवान, जावेद, फहाद समेत 13 मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तार हैं। 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के इत्तला पर पीटीआई के रहनुमाओं ने कारकुनान को इश्तिहार दिलवाया था। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लाठियों डंडों से मुसल्लह होकर हंगामा राय की थी। मुकदमे में आलमगीर खान समेत 4 मुल्ज़िमान अबूरी जमानत पर रिहा हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास खान। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी का MPO जारी करते हुए इख्तियारात से तजावुज़ का केस है। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन के खिलाफ तौहीन अदालत केस 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। SS ऑपरेशंस जमील जफ़र DPO और SHO के खिलाफ ही समाअत होगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तौहीन अदालत केस ट्रायल की मजीद कार्रवाई 24 अक्टूबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर और DPO के वकला ने अपने वकालतनामे जमा करवा दिए हैं। DC की तरफ से रिजवान अब्बासी जबकि DPO की तरफ से बुशरा कमर एडवोकेट ने वकालतनामा दिया है। DC इस्लामाबाद ने 28 सितंबर को गैर मशरूत माफ़ी मांगकर खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ दिया था। तो ये वो डेवलपमेंट है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी का MPO जारी करते हुए इख्तियारात से तजावुज़ का ये केस है। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन के खिलाफ तौहीन अदालत केस 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है।
दहशत गर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, शुहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। ये कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है। मीडिया से बातचीत में कहा है कि बलूचिस्तान दहशत गर्दी में रॉ मुलव्वस है। रॉ के मुलव्वस होने की उन्होंने निशानदेही की है और कहा है कि शुहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। बलूचिस्तान दहशत गर्दी में रॉ मुलव्वस है। हाफिज़ हमदुल्ला पर हमला करने वाला मास्टरमाइंड मारा जा चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत की अमलदारी हर सूरत कायम की जाएगी, दहशत गर्दों के आगे सरेंडर नहीं किया जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शुहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें रॉ के मुलव्वस होने का उन्होंने इशारा दिया है। कहा है कि रियासत की अमलदारी हर सूरत कायम की जाएगी और दहशत गर्दों के आगे किसी सूरत भी सरेंडर नहीं किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा ये सुनवाते हैं। जो मर्जी हो, वो दाइश हो, वो टीटीपी हो, वो कोई और हो, कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। वो कोई भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे। हमने उससे पहले हाफिज हमदुल्ला साहब का जो वाकया हुआ, वो मास्टरमाइंड हमने मारा है। हम मजीद जो ये लोग जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है। सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे है। इससे पहले जितने वाकयात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि फौरन आपको कैसे पता चला जी। इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में हुए, और सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है। और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। तो सरफराज बुगटी की आपने गुफ्तगू सुनी। मुल्क में हालिया हमलों और दहशतगर्दी की लहर के हवाले से शहरियों का कहना है कि मुल्क में खुदकुश हमलों की बढ़ती तादाद अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी और भारतीय एजेंसीज की दखल अंदाजी का सबूत है। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीनी बनाना होगा और इस्लाम के नाम पर जुनूनी गिरोह मुसलमानों का कत्ले आम करते हैं। वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। ये पाक फौज और निगरान हुकूमत के खिलाफ एक साजिश है। दहशतगर्दी एक बहुत बड़े वाकयात दोबारा से सर उठाने लगे कि तमाम सियासी कुव्वत इस मुल्क के अंदर जितनी भी है, जो सियासी कुव्वत का दावा कर रहे हैं, उनको मुत्तहिद हो कि इस मुल्क के आम बेगुनाह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का सोचना चाहिए। इस्लाम के नाम पे जो जुनूनी लोग हैं, तालिबान लोग हैं, ये मुसलमानों का खुला कत्लेआम करते हैं। हम तो उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। इस धमाके के लिए सारे पार्टी मिलकर मजम्मत करें भरपूर, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अजीब-ओ-गरीब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये निगरान हुकूमत और पाक फौज के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। आज 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जो इंतहाई अफसोसदार वाक़या हुआ है जोब और अपना बलूचिस्तान और हंगू में, इसमें हमारा दिल बहुत खफा हुआ है और हम इंशाल्लाह अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सियासी पार्टियाँ जितनी भी हैं पाकिस्तान में, हम उनको अपील करते हैं कि आओ मिलकर हम अफवाज पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनके साथ दें कि हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें। बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, मुसलमानों को, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत किया है, वो कहीं से मुसलमान नहीं हो सकता। धमाके हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, मैं इनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस पे सारी मजहबी जमातें और सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसका सद्भाव करना चाहिए। ये जो दहशतगर्द जो रियासत के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त ऑपरेशन करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। इस मस्तून में जो दहशतगर्दी हुआ उस पर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इत्तेहाद के साथ इस तरह की चीज़ों पे पुरजोर मजम्मत करें। ये इंतहाई दिलखराश वाक़यात हुए हैं और इस पे हमारे दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। इन लोगों ने जो आज मस्जिद में तो ईद मिलादुन नबी के जुलूस में इतना धमाका किया है। तो ये तो अवाम के रद्द अमल थे जो सामने आ रहे थे। पाक फौज पर यकीनन हम सबको यकीन है और उन अवाम ने भी ये कहा है कि पाक फौज मजीद कार्रवाइयाँ करे ताकि ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनको कम से कम किया जा सके। यकीनन जो आम जिंदगी है वो इससे इन वाक़यात से काफ़ी मुतासिर होती है। अली बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर बात करें हम दहशतगर्दी की हालिया, तो भारतीय एजेंसियों की जो दखल अंदाजी है उसके अब सबूत जो है सामने है। शहरियों का ये मौक़िफ़ है, सियासी कुव्वतों को मिल के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। अवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है ये पाक फौज और निगरान हुकूमत के खिलाफ एक साजिश है जो ये मौक़िफ़ इस वक्त सामने आ रहा है। लेकिन दहशतगर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमलों पर
शदीद इजहार अफसोस करते हुए उलमा कराम का ये भी कहना है कि दहशत गर्दों की तरफ से खुदकुश हमले करना इंतहाई काबिल मजम्मत है और ये नफरत अंगेज़ एक अमल है। ऐसी कार्रवाइयों करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते और उनका कहना है कि इस्लाम से इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। ये इस्लाम के दुश्मन है, ये लोग दुश्मनाने इस्लाम के आलाकार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस उनका सफाया कर देंगी। उलमा कराम ने क्या कहा, ये सुनते हैं। उनकी तरफ से खुदकुश हमले करना इंतहाई मज़मूम और काबिल नफ़रत और काबिल मज़म्मत अमल है। हम इस किस्म की कार्रवाई को भरपूर मज़म्मत करते हैं और इस्लाम में इस किस्म के कार्रवाइयों की कोई जवाज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर ये हराम है। ये मुसलमान कर ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल इस्लाम से खारिज लोग हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं। जो 2 खुदकुश हमले हुए हैं जिसके नतीजे में हमारे मुसलमान भाई, अफवाज और छोटे बच्चे जो शहीद हुए हैं, हम उसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इस्लाम में इस किस्म के हमले जायज़ नहीं है, हराम है और ये खवारिज की तरफ से किए गए हमले हैं। ये वो लोग हैं जो कि दुश्मनों के अलाकार, दुश्मनान इस्लाम के, दुश्मनान इंसानियत के अलाकार है। ना तो इस किस्म की कार्रवाइयों का इस्लाम में इनकी कोई गुंजाइश है, ना इंसानियत में इनकी कोई गुंजाइश है। ये खवारिज लोग हैं। इंशाल्लाह हमारे इस मुल्क की जितनी भी फोर्सेस हैं वो भी इनका मुकाबला करेंगे। मुख्तलिफ उलमा कराम के आपने बयानात सुने। उन्होंने इस हवाले से जो कहा है, महकमा इंसदाद दहशत गर्दी पेशावर ने भी इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की एक नई फहरिस्त जारी की है। उस फहरिस्त में 30 दहशत गर्दों के नाम हैं, उनकी तस्वीर शामिल की गई हैं। 30 के करीब दहशत गर्द हैं जिनके नाम उस लिस्ट में शामिल हैं और सिर्फ नाम नहीं, तस्वीरें भी शामिल हैं। दहशत गर्दों के सरों की कीमतें भी मुकर्रर कर दी गई हैं। दहशत गर्दों के सरों की मजमूई कीमत 3 करोड़ रुपए से ज़ायद है। तो नहायत मतलूब दहशत गर्द होंगे यकीनन। लकी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्द हबीबुल्लाह के सर की कीमत 50 लाख है। ये तस्वीर भी चल रही है, आप देख सकते हैं। कमांडर मौलवी नेमतुल्लाह के सर की कीमत 40 लाख मुकर्रर की गई है। 13 दहशत गर्दों का ताल्लुक बन्नू से है, जबकि 13 का ताल्लुक बताया जा रहा है लकी मरवत से है। और इस फहरिस्त में DI खान से ताल्लुक रखने वाले शद्दत पसंदों के नाम भी शामिल हैं। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी ने दहशत गर्दों की गिरफ्तारी में अवाम से मदद करने की अपील कर दी है और यकीनन जो अवाम मदद करेंगे उनके लिए उनके सरों की कीमत भी रखी गई है, जो दहशत गर्द जिनके नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। मथुरा के इलाके से रॉकेट लॉन्चर के गोले बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर खेतों में छुपाए गए 10 रॉकेट गोले पकड़े गए हैं। असला और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये वो आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं, ये वो रॉकेट लॉन्चर्स है जिन्हें छुपाया गया था और ये अब बरामद कर लिए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्दी वाक़यात में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पेशावर में ये बड़ी तबाही से जो है पेशावर बच चुका है। मथुरा के इलाके से रॉकेट लॉन्चर के गोले बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर खेतों में छुपाए गए 10 रॉकेट गोले पकड़े गए हैं। असलहा पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 रॉकेट लॉन्चर्स बरामद कर लिए गए हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई है और दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ ने पंजाब के डिवीज़न और अजला के सदूर और सेक्रेटरी जनरल के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ आएगा, तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली लाएगा। बहरानों का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। इजलास में पार्टी क़यादत की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत भी की जाएगी। तो ये मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो इन अहम हालात के हवाले से सामने आ रहा है। इस्तकबाल पर मुशावरत की जा रही है कि किस तरह से कायद का इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग करेंगे और नवाज शरीफ आएगा तो तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली लाएगा। ये मौक़िफ़ है मरीम नवाज़ का। बहरानों का हल सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो डिस्कस की जा रही हैं। नून लीग के पंजाब के अहदेदारों का ये अहम इजलास हुआ है। नवाज शरीफ इंतकाम के बजाय मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो देंगे, ये बड़ी स्टेटमेंट इसहाक डार ने दी है। पहले जो बातें हो रही थी कि पार्टी का बयानिया इस तरह से बनाया जाएगा कि नवाज शरीफ इंतकाम लेंगे और 3 बड़े नाम उन्होंने बताए थे कि उनका एहतसाब किया जाएगा, लेकिन उसके बाद अब लचक देखने में आई है, बयानिए में लचक देखने में आई है। नवाज शरीफ ने तय किया है कि एक ही काम हो सकता है, या तो मुल्क को ठीक किया जा सकता है या फिर इंतकाम लिया जा सकता है। तो नवाज शरीफ ने चूज़ किया है मुल्क को ठीक करना। इसहाक डार ने यह कहा है। नवाज शरीफ ने 2017 के किरदारों के एहतसाब का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले रुस्वा हुए हैं।
कम अरसे में सब किरदार बेनकाब हो गए हैं, उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखा देते हैं। मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे नज़दीक वो है मियाँ नवाज शरीफ का दिल और वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच, और ये दो आपके पास चॉइसेस हैं। आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीज़ों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो पूरी तवानाइयाँ हैं वो माजी की तरह कौम की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, कौम को दोबारा वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के रोड पर दोबारा चलाने के लिए वो उनके प्रायोरिटीज होंगी। लीडर बयानियां तय करता है। मेरी सोच हो सकती है, लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन 10 बयानियां नहीं होते, लीडर का बयानिया होता है। और ये अच्छी चीज़ भी है कि आप सियासी इंतकाम की जगह मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी गई है। आगे बढ़े बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने लाहौर जलसे से कबल कारकुनों के फ़ोन नंबर्स देने की वजह बता दी है। उनके मुताबिक नवाज शरीफ की आमद पर और जलसे में किसी नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं और ऐप की मदद से हमें पता होगा कि ये लोग कहाँ पर हैं। ये कहा जा रहा है अगर उस दिन कुछ लोग गुजरात बैठे हैं तो ये सिस्टम बता देगा, राना सनाउल्लाह ने बताया है। और कितने लोग जलसा गाह में हैं और कितने लोग गैर हाजिर होंगे उस ऐप के ज़रिए ये भी मालूम हो सकेगा। और कारकुनों के फ़ोन नंबर्स ले रहे हैं ताकि उनकी जियो फेंसिंग करें और जहां जहां कारकुनान मौजूद होंगे इस ऐप के ज़रिए पता चल सकेगा कि वो कारकुनान इस वक्त कहां पर मौजूद होंगे। ये एक अच्छा इकदाम है कि नून लीग अब वो पुरानी सियासत नहीं कर रही, 2018 की सियासत नहीं कर रही है। चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, आगे चीज़ें बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है। और अली इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो बज़ाहिर कहते हैं कि हम नून लीग के कारकुन हैं वो कहाँ होंगे, ये पता चल जाएगा कि नून लीग। और इससे क्या पता ये जो उनका जलसा है जिन्होंने अनाउंस किया है कि हम पता नहीं कितने लाख लोग ले आएंगे, ये देखना होगा कि आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी जलसे को कामयाब बना पाते हैं या नहीं। ऐसा ही है। अभी नाज़रीन वक्त है ब्रेक का, मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में होने वाली गलतियों से हम सीखेंगे, ये कहना है कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का। उन्होंने अगले मैचेस में मज़ीद बेहतर तरीके से मैदान में उतरने का अज़्म दोहराया है। बाबर आजम कहते हैं कि भारत की पिचेस अच्छी हैं, मैच दिलचस्प होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पिच डबल पेस थी। पहली इनिंग के मिडल ओवर्स में थोड़ा गेंद मुश्किल आ रहा था। हमारे मिडल ओवर्स में विकेटें ना लेने से मैच हाथ से गया और ये बहुत पहले भी वो कह चुके हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी खामियों को दोहरा दिया है, लेकिन बेहतरी नज़र नहीं आती है। बाबर आजम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच दिलचस्प होंगे और थोड़े सनसनीखेज मैच होंगे, वन साइडेड मैच नज़र नहीं हमें आएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अच्छा, ये आपने क्या बात की, पहले ये बताइए। मैंने ये बात की है कि जो कह रहे हैं वो मैच सनसनीखेज मैच होने चाहिए, दिलचस्प मैच वो होते हैं जिससे फाइट नजर आए। हर बार यही कहते हैं। पिछले जो हमने एशिया कप में जो हमारी परफॉर्मेंस थी उसके बाद मैच हार के टीम का मोराल डाउन होता था डेफिनेटली, और जो शायकीन थे वो भी मरे से। और जब वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं ना कि हमें पता है खामियां कहाँ हैं, तो भाई काम करेंगे अगर आपको पता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि आप उनकी बहुत बड़ी फैन है, लेकिन 44th ओवर में आप मेरे बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट ना दें। आप खुद से कह रहे हैं ये आई डोंट ओन योर स्टेटमेंट। चलें जी आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी फैन है बाबर आजम की, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि दिलचस्प मैच वो होगा जिसमें फाइट नजर आएगी। लवर्स है ना, जो क्रिकेट लवर है, आपने वो नहीं देखा? इंडियंस हैं तो फिर मैं तो पाकिस्तानी, बस एक चीज ऐड इंडियंस कह रहे हैं बाबर भाई आप नहीं है फैन। मैं एक चीज ऐड कर दूं, पहले मैं एक चीज ऐड कर दूं, मैं सारे बाबर आजम के फैन है। 44th ओवर में उन्होंने मैच का आराम से उसको विन कर लिया, मैच को फाइटेबल मैच, दिलचस्प मैच वो होता है जिसमें थोड़ी सनसनीखेजी को फाइट नजर आती है, लेकिन मैच वन साइडेड रहा, उन्होंने बड़ी आराम से स्कोर कर लिया। खैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वार्म अप मैच की बात करें तो शादाब खान के बॉलिंग ना कराने और शाहीन शाह अफरीदी के खेलने की वजह सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि ये टीम मैनेजमेंट का प्लान था कि उनसे बॉलिंग ना करवाई जाए। टीम मैनेजमेंट ने हिकमत अमली के तौर पर दोनों खिलाड़ियों से बॉलिंग नहीं करवाई, ज़रा एक ऐसा बताना है। मैनेजमेंट दीगर बॉलर्स को ज़्यादा मैच प्रैक्टिस देने की ख्वाहिशमंद थी, ज़रा ने यह भी बताया है। और 2 वार्म अप मैचेस में स्क्वाड के तमाम 15 मेंबरान को मुख्तलिफ तौर पर आजमाया जाएगा। वर्ल्ड कप के बाकायदा मैचेस से कबल 2 वार्म अप मैचेस में कंडीशन से एडजस्ट होने का प्लान है। तो ये चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं वार्म अप मैचेस के हवाले से।
तो वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं और जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं भारत की सरजमीन पर। तो डेफिनेटली अली मुझे लगता है कि पिचेस को समझने में 1 या 2 मैचेस का मार्जिन सबको देना चाहिए। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है जो क्रिकेट लवर्स हैं टीम को ओन करें, टीम को थोड़ा सा मार्जिन दे, 1-2 मैचेस होंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैचेस में कुछ अच्छा परफॉर्म करने को मिले ताकि वर्ल्ड कप में हम लोग सेट हो जाएं, उन पिचेस को और उन कंडीशंस को समझ सके। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स की दुर्गत बना दी है। हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 100 ओवर्स के मुकाबले में तकरीबन 700 के करीब रन्स के अंबार लगे, जबकि 11 विकेटें दोनों टीमों के बॉलर्स के हाथ लगी हैं। 345 रन्स के हदफ के ताकुब में कौमी बॉलर्स एक बार फिर नाकाम रहे। स्पिन डिपार्टमेंट बुरी तरह फ्लॉप नजर आ रहा है। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवर्स में 55, उसामा बीर ने 10 ओवर्स में 68 दिए, जबकि आगा सलमान ने 8 ओवर्स में 60 रन लुटाए हैं। मजमूई तौर पर स्पिनर्स ने 25 ओवर्स में 183 रन दिए। स्पिनर्स ने महज 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है और फास्ट बॉलिंग में भी हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर की खूब पिटाई हुई है। हसन अली ने इब्तिदा में विकेट ली, कोई बॉलर उनका साथ देने में नाकाम दिखाई देता रहा है। तो स्पिनर्स की बात की जा रही है कि हमारा वो वाला डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी इस वक्त तनज़ुली की तरफ है या क्या कहें पिस्पाई की तरफ है। मारिया मुझे लगता है इसकी रीज़न ये है कि एशिया कप में भी इन चीज़ों की निशानदेही हुई थी जब हम इस पर शो भी कर रहे थे और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हमने लिया था ऑन रिकॉर्ड। ये चीज़ें मौजूद हैं कि जो बाबर आजम है टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं, लेकिन वो भी हमेशा जब विकेट देते हैं तो ज़्यादातर स्पिनर्स के आगे वो खेल नहीं पाते और उनको विकेट दे देते हैं। और हमारी टीम में शादाब खान स्पिनर हैं, तो स्पिनर वाला जो हमारा जो बात हो रही है डेफिनेटली वो तो लूप होल्स वहीं पर मौजूद हैं, लैक करती हैं वहाँ पर चीज़ें। लेकिन जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये जो कल का मैच था उसमें शादाब नहीं खेले, शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेले, तो मेरा ख्याल है जो शाहीन शाह अफरीदी टीम में नहीं थे ना, तो वहाँ से हमारी जो बॉलिंग लाइन है, और सबसे बड़ी बात हम कैसे भूल सकते हैं नसीम शाह को, ये आप दोनों भूलें मैं नहीं भूली, ये ऑन रिकॉर्ड है कि नसीम शाह को हम नहीं भूल सकते हैं, वो नहीं है तो हमारा जो बॉलिंग अटैक था। लेकिन अब जो टीम है वही टीम हमारे पास है और इसी टीम से हमने वर्ल्ड कप वहाँ से इंशाल्लाह लेकर आना है। लेकिन बॉलिंग के ऊपर हमें बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। डेफिनेटली हमारी टीम ने बैटिंग साइड ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, मैं इसी पर आ रही थी। 345 बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन 345 के मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने उसको बड़ी आसानी से दुर्गत बनाई है, रीजन बताती हूँ, वो चीज एडमिट करनी चाहिए। मैं उसकी रीजन बताती हूँ। अजहर खान साहब जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने कहा कि जो पिचेस हैं यहाँ पे ये बॉलर्स को सूट नहीं करेंगी पिचेस, ये बैटिंग पिचेस हैं और यहाँ पर इवन 400 तक आपको स्कोर मिलेगा। ये बैटर्स आसानी से खेलेंगे, 400 तक स्कोर करेंगे। तो जब 400 का टारगेट स्कोर बोर्ड पर सेट हो जाता है तो अगली टीम वैसे ही परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर जो बॉलर्स को रन पड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पर यह देखना होगा कि बॉलर्स की स्ट्रैटेजी से आगे आते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल देखने के लिए यकीनन सब बेताब भी होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, बात पे जैसी हो, एनवायरनमेंट जैसा हो, स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इन पिचेस पे तो मैचेस होने ही होने। अब आपने स्ट्रैटेजी के साथ जो है आगे लेकर चलना है। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, आयशा ये टाकरा कौन सा है? 14 अक्टूबर को शेड्यूल मैच की वजह से प्राइवेट जेट ट्रैफिक 30% बढ़ गई है। 14 अक्टूबर को जो मैच होने वाला है ये उसके असरात हैं कि अहमदाबाद में चार्टर्ड फ्लाइट्स की सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में 650 नॉन शेड्यूल चार्टर्ड एयरक्राफ्ट्स की आमदरफ्त मुतवक्के है जो लैंड करेंगे भारत में। सिर्फ उसकी वजह है पाक भारत टाकरा। सियासतदान हो, बिजनेस टाइकन हो, शोबिज़ और स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाली जो अहम शख्सियात हैं वो ये अहम मैच देखने आएंगी। पाक भारत का मैच होगा, मारूफ शख्सियात भी चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद पहुंचेंगी। तो ये बहुत इस तरह का मैच है, अहम इस तरह से है तो पूरी दुनिया की नज़रें इस मैच पर होती हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी चार्टर्ड फ्लाइट्स की दस्तियाबी के हवाले से पूछा है। एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडिया में इन्हीं मैचेस को लेकर। हॉलीवुड स्टार्स भी चार्टर्ड फ्लाइट्स की बुकिंग और उनकी दस्तियाबी के लिए कोशिश है कि किसी तरह उनको भी बुकिंग मिल जाए। तो डेफिनेटली बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 43 एयरक्राफ्ट्स की पार्किंग का इंतजाम मौजूद है और 650 ने लैंड करना है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रोज़ाना 250 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की हम बात करें, अहमदाबाद ही वो वेन्यू है जहाँ पर 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरा होगा। तो यकीनन इससे पहले जो पाक भारत टाकरा हुआ था एशिया कप में, वो तो
तो बारिश की नज़र हो गया था, उसमें जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बड़े मायूस हुए थे। तो यकीनन ये जो 14 अक्टूबर का मैच है ये बहुत अहमियत का हामिल है शायकीन क्रिकेट के लिए, जो क्रिकेट लवर्स हैं। और आप देखें कि वहाँ पर सिर्फ पार्किंग के लिए 43 स्पॉट्स मौजूद हैं, वहाँ पर 650 क्राफ्ट्स ने लैंड करना है। तो वो बेसिकली बारिश की नज़र नहीं, वो भारत की सियासत की नज़र वो मैच हो गया था, जिसकी वजह से हमने उस मैच से महरूम रहे सारे शायकीन क्रिकेट। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज, अगर हम साउद शकील की बात करें तो उन्होंने जिस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है वो किसी से अब ढका छुपा नहीं है। जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं उनके हक में, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट शायकीन के दिल जीत लिए हैं, सोशल मीडिया पर तारीफ़ों का तांता इस वक्त बंधा हुआ है। और पाकिस्तान की जानिब से वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर टीम में शामिल किए जाने वाले मिडल ऑर्डर बल्लेबाज साउद शकील ने जो खेल पेश किया उसे देखकर पाकिस्तानी शायकीन की टीम के मिडल ऑर्डर से उम्मीदें अब वाबस्ता हो चुकी हैं। साउद शकील की न्यूजीलैंड के खिलाफ 53 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 75 रन की इनिंग्स के बाद उनका नाम एक्स पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। जबकि वार्म अप मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद क्रिकेट शायकीन उनके मद्दाहों के और मद्दाहों ने अपनी पोस्ट में साउद शकील की दिल खोलकर तारीफ़ें की हैं। तो यकीनन वो तारीफ़ों के मुस्तहिक भी हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको फिर जो है तारीफ़ भी की जाएगी, आपकी ये तारीफ़ें की जाएंगी। ट्वीट्स जो हैं इस वक्त हम सामने देख भी सकते हैं। और अच्छा खेल पेश किया गया साउद शकील की जानिब से। यकीनन हम ये मैच हार तो गए थे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है उनके अलावा एप्रिसिएशन ज़रूर होनी चाहिए। बनती है, बिल्कुल बनती है। लेकिन ये वो मैचेस हैं, इतने अहम मैचेस हैं जिनमें वो प्लेयर्स जो टीम में किसी तरह से अपनी जगह नहीं बना सके, अगर वो वर्ल्ड कप के मैचेस में परफॉर्म कर जाते हैं तो डेफिनेटली टीम में उनकी जगह पक्की हो जाती है। अभी हम रुक करेंगे शहर कायद का, और शहर कायद का जो सबसे बड़ा मसला है पानी का मसला। वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो पानी की किल्लत ख़त्म हो गई है। मेयर कराची ये कहते हैं कि पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी पर टैक्स इकट्ठा ना करने देने का इल्ज़ाम लगा दिया है कि जमात इस्लामी हमें टैक्स इकट्ठा नहीं करने देती। उन्होंने कहा कि हाफिज़ नईम नहीं चाहते कि कराची अपने पाँव पर खड़ा हो। शहर की मनफी चीज़ों को अब हमें मुस्बत में बदलना होगा। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। तो ये ऐलान करता हूँ कि पानी की माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके दिखाते हैं हम कि वो कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहता मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं जाता हूँ, मेरा वाटर बोर्ड का अमला हो, मेरी पुलिस हो, मेरी रेंजर्स हो, तीनों के तीनों यक जुबान होके कार्रवाई करें और कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। और इस वक्त कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी का बड़ा शॉर्टेज थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन कार्रवाइयों की वजह से वो शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। एक तरक्की की साइड है, एक तनकीद की साइड है। मैं अपने आप को तरक्की की साइड पर रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मुस्बित कामों की साइड पर रखना चाहता हूँ। बाकी दूसरे लोग जो रोज़ बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायूसी को फ़रोग़ देते हैं ना, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहता। देखें, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मसाइल दरपेश हैं वो आपके सामने हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि कलेक्टरेट कस्टम्स इन्फोर्समेंट की सिंध बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई। बल्दिया रईस घोट और कच्चे के इलाके में कार से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई हैं। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक मनशियात की भारी मिकदार की स्मगलिंग की इतलात थी। रात गए कच्चे के इलाके में मशकूक कार को रोकने की कोशिश की गई। कार सवार ने फरार की कोशिश की, एक मकाम पर कार छोड़कर वो फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी लिए जाने पर खुफिया खानों से 474 किलो चर्स बरामद हुई। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली 38 लाख रुपए मालियत की गाड़ी भी जब्त की जा चुकी है। बरामद मनशियात की मालियत 9 करोड़ 45 लाख रुपए है। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश का अमल भी इस वक्त शुरू कर लिया गया है। रजब अली हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। रजब अली, क्या मामला है, आगाह करें। आज ये कलेक्ट्रेट कस्टम इन्फोर्समेंट के जो एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है गुज़िश्ता शब जो है रात गई ये कार्रवाई की है। उनके पास इत्तलात थी कि बलूचिस्तान से भारी मिकदार में मंशियात कच्चे के रास्ते से कराची में जो है वो दाखिल हो रही है, जिस पर जो है पिकटिंग और पेट्रोलिंग का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया। तर्जुमान कस्टम्स का कहना है कि बल्दिया रईस कोर्ट में जो रात गए कच्चे के इलाके में मशकूक कार को रोकने की कोशिश की गई है, जिस पर जो है वो मुल्जिम ने फरार की कोशिश करते हुए जो एक मुकाम पर वीरान मकाम पर जो है वो कार छोड़कर मुल्जिम जो है फरार हो गया। जबकि कार की जब मुकम्मल तौर पर तलाशी ली गई तो उसके खुफिया खानों से जो है 450 किलो से जायद जो है वो चर्स आला क्वालिटी की बरामद हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए मालियत की है। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है रजब अली, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया।
तो कुछ बात की जाए डॉलर की तो रवा हफ्ते करेंसी मार्केट में डॉलर में कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 2 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर में 7 रुपये की कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये में बंद हुआ। दूसरी जानिब रवा हफ्ते स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 189 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 46,232 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। तो डॉलर में कमी आना और रुपए का तगड़ा होना यकीनन हमारी मईशत के लिए ये अच्छी डेवलपमेंट है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्रैकडाउन है, जिसके बाद हमने ये असरात मस्बत असरात जो हैं वो देखना शुरू किए हैं। बिल्कुल, क्रैकडाउन के असरात सामने आ रहे हैं। डॉलर के हवाले से अगर हम बात करें, डॉलर की जो कीमत है उसमें गिरावट का सिलसिला जारी है। रुपया मज़ीद तगड़ा हो रहा है और 100 इंडेक्स 46,232 पॉइंट्स पर अब बंद हुआ है। और इस हवाले से मज़ीद जो सट्टेबाज माफिया है, डॉलर माफिया, उनके ख़िलाफ़ भरपूर किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है। निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को पहला रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की सूरत में कीमतों में ज़्यादा कमी का इम्कान नहीं है। हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपये फ़ी लीटर लेवी वसूल कर रही है। डीजल पर फ़ी लीटर 50 रुपये लेवी टैक्स वसूल किया जा रहा है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म वज़ारत ख़ज़ाना की मुशावरत से करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। कीमतों में कमी का हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म की जानिब से किया जाएगा। यकीनी तौर पर यह एक खुशाइन चीज़ होगी अगर कीमतों में कमी आती है और हतमी फ़ैसला इसका वज़ीर आज़म की जानिब से किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जो कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं उस हवाले से ख़बर यह है कि उसमें मुतवक्के तौर पर कमी आ सकती है। दूसरी जानिब अफ़गान अबूरी हुकूमत ने भारत में साबिक़ हुकूमत के दौर का अफ़गान सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया है। अफ़गान सफारत खाने की तरफ भारतीय वज़ारत ख़ारजा को लिखे गए ख़त में हिंदुस्तान का सफारती मामलात में अदम ताउन और सफारत खाने को बाईपास करने और अफ़गानियों से बराह रास्त राबतों को वजह बताया गया है। अगस्त 2021 से 3000 अफ़गान तालिबान अब भी वीज़ों के मुंतज़िर हैं। जी हाँ, जिससे उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। अफ़गान मरीज़ जो हिंदुस्तान आते थे वो भी परेशानी का शिकार हैं। ख़त के मुताबिक किसी भी कौम ने अफ़गानियों को इतनी तेज़ी से नहीं छोड़ा जितना भारतीयों ने छोड़ा है, ये उनकी जानिब से कहा गया। भारत अब मुख्तलिफ ज़राए और तरीक़ों से नई अबूरी हुकूमत तक रसाई हासिल कर रहा है। तो ये स्टेप है जो कि अफ़गान अबूरी हुकूमत की जानिब से उठाया गया है। और आज हमने काफ़ी डिटेल और काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स थी उनके बारे में बातचीत की है और क्या उसके हल निकल सकते हैं और क्या कुछ स्टेप्स हैं जो कि उठाने की ज़रूरत है, उस पर हमने गुफ्तगू की। नाज़रीन, इसी के साथ पाकिस्तान लाइव से फ़िलहाल इतना ही।